तो गुड इवनिंग टू एवरीवन। अगर किसी को कुछ भी पूछना है तो आप पूछ सकते हो, नहीं तो हम अपनी आगे की कथा आगे बढ़ाएं। राइट, कल क्लास में नहीं थे हम। लकी जायसवाल, ये आपकी गलती है बाबू, हमारी कोई गलती नहीं है अगर आप क्लास में नहीं थे तो। सर एक्चुअली मुझे पता ही नहीं चला कल क्लास में है कि नहीं। बेटा क्लास में मैंने देखा कि जो मैंने सुबह सुबह मैसेज कर दिया था उसको सबके सब बच्चों ने देखा था, उसमें ब्लू टिक लगी हुई है। तो आप ये कह रहे हो तो ये आपका जो एक एलिगेशन है ग्राउंडलेस है, ठीक है। नहीं सर, मैं एलिगेशन नहीं लगा रहा हूं सर, कल मैंने एक्चुअली देखा ही नहीं, हो सकता है। नहीं तो ये बेटा तुम्हारी गलती है, हमारी गलती तो है नहीं कि है मेरी गलती। नहीं सर, ये इट्स माय फॉल्ट, बट सर क्या ही बताऊं। नहीं माफी मांगो, कुछ बताओ मत, पहले माफी मांगो मुझसे। सॉरी सर। हाँ। सर एक्चुअली मतलब वो आप जो नहीं मिल पाएगा कल की। नहीं, जो जो क्लास तुम्हारी मिस हुई है उसमें कुछ परेशान मत हो। डेमो क्लास में जो पढ़ाया था वही पढ़ाया था, बाकी इसकी भी रिकॉर्डिंग शेयर कर देंगे तुमको, जो कल की वाली क्लास थी, ठीक है। अच्छा, जो सर मतलब कल आप पढ़ाया वो डेमो क्लास ही था। नहीं डेमो क्लास नहीं था, डेमो क्लास तो हो चुका था, बट डेमो क्लास तो बिना पैसे के था। अब आप लोग पैसे दिए हो तो आपको फिर से सबसे शुरू से पढ़ाना जरूरी है ना। ऐसा तो है नहीं कि डेमो पढ़ाए थे तो बस हो गया। पता नहीं किसी ने डेमो ना अटेंड किया हो, जैसे आकांक्षा ने नहीं अटेंड किया था, समझ रहे हो। तो जो जिसका डेमो मिस हो गया, क्योंकि पढ़ाई बेटा नुकसान नहीं करती, पढ़ाई नुकसान नहीं करती। ऐसा तो है नहीं कि ज़्यादा खा लोगे तो पेट खराब हो जाएगा। बेटा तुमको पता नहीं क्यों लगा कि 16 से क्लास स्टार्ट होगी, जब हम चिल्ला चिल्ला के रोज बता रहे थे कि 15 तारीख से स्टार्ट होगी, 15 तारीख से स्टार्ट होगी। राइट, हाँ ऐसे ही बिल्कुल। जो गलती करो उसके लिए सॉरी बोलना चाहिए। बहुत अच्छा कर रहे हो तुम सॉरी बोल के, ठीक है। और पता है तुम्हारी जिंदगी में, तुम्हारी नहीं मतलब तुम सबकी जिंदगी में, मतलब मेरी जिंदगी में भी सबसे बड़ा अपराध इस समय का पता है क्या है? क्लास मिस करना। क्लास मिस करना, पढ़ाई ना करना, चीज़ों को रट्टा ना मारना, ये सबसे बड़ा अपराध है, ठीक है। इवन मर्डर वर्डर से भी रेयरेस्ट ऑफ द रेयर अपराध है ये, फांसी की सजा होगी, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। हाँ तो इसीलिए क्या हो, अगर एग्जाम निकालना है तो क्या करोगे, ये जो है ये वाला ऑफेंस आप नहीं करोगे आज के बाद, ठीक है। बहुत बढ़िया। मुक्ता गोविल, कुछ पूछना है बाबू कि आगे बढ़े हम लोग? क्या कोई कुछ नहीं मतलब क्या कही तुम, मैं नहीं समझ पाया। मैं कह रही हूँ मुझे कोई डाउट नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा अब कोई ये बता दे कि कल हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ लिया था? कल हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ लिया था? चारों उद्देश्य पढ़ लिए थे सर, अब उसके आगे बढ़ना। चारों उद्देश्य किस चीज के उद्देश्य पढ़े थे हम? साक्ष्य अधिनियम के उद्देश्य, कौन से तथ्य साबित किए जाएंगे, कौन से तथ्य साबित किए जाने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा ओके, मतलब रोल ऑफ एविडेंस एक्ट मैंने बात की थी कल, राइट? ओके, तो यहाँ तक जहाँ तक मतलब एविडेंस से लगा करके रोल ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 तक किसी को कोई डाउट नहीं है ना? सब लोग एकदम क्लियर हो, सब समझ आ गया है? हम सब कर दो अगर सबको समझ आ गया तो। देखो ये वो वाली क्लास नहीं है कि अगर नहीं भी समझ में आया तो चुपके से एक कोने में बैठे रहेंगे क्लास में। टीचर को क्या फ़र्क पड़ता है, हमें फ़र्क पड़ता है। आप अगर नहीं जान पाओगे तो हमें फ़र्क पड़ता है, हम दुखी होंगे। और हम नहीं मतलब हम ये आशा करते हैं कि आप लोग ये चाहोगे कि मैं दुखी ना हूँ। कितने लोग चाहते हो कि मैं दुखी ना हूँ? बिल्कुल। तो बेटा जब आप लोग ये सब चाहते हो कि मैं दुखी ना हूं तो आप लोगों को क्या है, अपने सारे डाउट क्लियर कर लेने हैं, शर्माना नहीं है, ठीक है। हाँ पढ़ा दिया था, ये पढ़ा दिया था अभिजीत, कल सब पढ़ा दिया था। बहुत बढ़िया। नाउ इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट व्हाट इज फैक्ट। रोल ऑफ बीएसए में बर्डन ऑफ प्रूफ आपने कहा था, आज नहीं कहा था, ये कहा था कि जब चैप्टर 7 हम बात कर रहे होंगे तब बर्डन ऑफ प्रूफ की बात करेंगे। राइट विश्वेश सिंह? राइट, ओके। आज हम बात करने जा रहे हैं फिर से
फिर बात करने जा रहे हैं उसके फर्दरेंस में कि फैक्ट क्या होता है, व्हाट इज फैक्ट एंड हाउ मेनी टाइप ऑफ फैक्ट आर देयर इन इंडियन एविडेंस एक्ट। इंडियन एविडेंस एक्ट में फैक्ट पहली बात तो होता क्या है, दूसरी बात कि फैक्ट कितने तरीके का होता है, राइट? समझ रहे हो ना आप लोग? तो हम अब शुरू करने जा रहे हैं, राइट? बहुत ध्यान से सुनोगे आप लोग। ऐसा लगना चाहिए कि आप लोग भगवान में एकदम लीन हो गए हो, ठीक है? इंडियन एविडेंस एक्ट और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को भगवान मानोगे और मुझे एक कथावाचक मानोगे और पूरी शिद्दत लगा करके इस चीज़ को सुनोगे, राइट? लेकिन जहाँ नहीं समझ में आएगा वहाँ पे तुरंत रोकोगे, हाथ खड़ा करोगे, वैसे ही मैं रुक जाऊँगा और आपकी पूरी बात मैं सुन लूँगा, राइट? चलो पहली चीज़, व्हाट इज फैक्ट? फैक्ट क्या है? फैक्ट क्या है? तो बेटा फैक्ट कोई भी चीज़ है, कोई वो चीज़ है जो कि या तो फिजिकल फॉर्म में है या तो मेंटल फॉर्म में, ठीक है? तो जेरेमी बेंथम ने बताया, जेरेमी बेंथम समझिए चीज़ को, जेरेमी बेंथम ने बताया कि फैक्ट दो तरीके के हो सकते हैं। आज हमारा बोर्ड नहीं है इसके लिए सॉरी, ठीक है? जो चीज़ मतलब लिख के समझानी होगी उसको मैं इसे पकड़ करके फिर से लिख दूंगा उस पर, राइट? इसके लिए आप लोग तकलीफ ना लें, लेकिन कल हम बोर्ड लगा देंगे इसमें, इसके लिए भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं होगा तो डिजिटल बोर्ड खरीद लाएंगे कल, चाहे जितना पैसा लग जाए, राइट? हाँ, तो देखो फैक्ट दो तरीके के होते हैं। फैक्ट दो तरीके के, कौन कौन से? एक फिजिकल फैक्ट, एक मेंटल फैक्ट, ठीक है? और फिजिकल फैक्ट क्या होते हैं वो अभी बताऊंगा, मेंटल फैक्ट क्या होते हैं अभी बताऊंगा, लेकिन इसके पहले एक लाइन लिखो आप लोग अपने प्रीलिम्स वाले नोट्स में कि जेरेमी बेंथम हैज डिस्टिंग्विश्ड फैक्ट्स इनटू टू टाइप्स, नंबर 1 फिजिकल फैक्ट, नंबर 2 मेंटल फैक्ट, राइट? नंबर 1 फिजिकल फैक्ट, नंबर 2 मेंटल फैक्ट। अब बेटा क्या हुआ कि सेक्शन 2 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में सेक्शन 3 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 और सेक्शन 2 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में फैक्ट को भी दो तरीके से बताया गया। वो जो जेरेमी बेंथम ने बहुत पहले बता दिया था उसी चीज को इन्होंने क्या कर लिया, कट कॉपी पेस्ट कर लिया और क्या कर दिया, सेक्शन 3 में इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के और सेक्शन 2 में भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये सब लिखो, साक्ष्य अधिनियम 2023 के उतार दिया। उसके बाद में अब आकांक्षा ओझा, आप बैरेट उठाओ और उसमें फैक्ट की डिफिनीशन पढ़ो। ओके, और आगे? अच्छा बंद कर लो, माइक बंद करो, तुम्हारी आवाज़ नहीं आ रही, तुम सही से नेटवर्क में हो जाओ बेटा। कोई बात नहीं। निहारिका आप पढ़ दो एक बार फिर से, निहारिका उपाध्याय। Yes, sir. पढ़ो। Fact means and includes first anything, state of things or relation of things capable of being perceived by the senses. Second, any mental condition of which any person is conscious. ओके, बहुत बढ़िया। अब मुक्ता गोविल भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के डेफिनेशन से पढ़ेंगी फैक्ट की डेफिनेशन, सेक्शन 2 में दिया हुआ है फैक्ट। पढ़ो मुक्ता, जल्दी पढ़ो, देर मत करो। Fact means and include anything, state of thing or relation of thing capable of being perceived by the senses. Second, any mental condition of which any person is conscious. सेम चीज लिखी हुई है, ध्यान से आप लोगों ने सुना कि जो निहारिका उपाध्याय जी ने पढ़ा और जो मुक्ता गोविल जी ने पढ़ा, दोनों चीज क्या है, सेम है, एकदम सेम, सिमिलर नहीं बोल रहा हूँ, सेम बोल रहा हूँ। और ये भी दो तरीके का, पहली लाइन ऑफ थॉट में, अगर सबके पास डायरेक्ट हो बेटा तो देखो, उसमें पहली लाइन ऑफ थॉट में फिजिकल फैक्ट के बारे में बताया गया है, ठीक है, फिजिकल फैक्ट के बारे में बताया गया है, और दूसरे में
मेंटल फैक्ट के बारे में बताया गया है। तो फिजिकल फैक्ट क्या है? एनीथिंग, ध्यान से सुनो, एनीथिंग, चाहे ये मार्कर, और स्टेट ऑफ थिंग, चाहे ये लिक्विड है, गैस है, सॉलिड है, स्टेट ऑफ थिंग, इसकी स्टेट क्या है, ठीक है? स्टेट मतलब होती अवस्था, स्टेट ऑफ थिंग, और रिलेशन ऑफ थिंग। रिलेशन कैन बी ऑफ टू टाइप्स, रिलेशन ऑफ थिंग, समझ रहे हो? उस दो वस्तुओं के बीच में संबंध क्या है? रिलेशन ऑफ थिंग्स। रिलेशन ऑफ थिंग्स कैन बी ऑफ कितने टाइप्स? टू टाइप्स। कौन कौन से? एक तो रिलेशन पर्सन के और पर्सन के बीच में, पर्सन और पर्सन के बीच में रिलेशनशिप, और दूसरा क्या हो सकता है? पर्सन एंड प्रॉपर्टी के बीच में रिलेशनशिप। क्या हो सकता है? पर्सन और पर्सन के बीच में रिलेशनशिप, और पर्सन और प्रॉपर्टी के बीच में रिलेशनशिप। तो कितनी चीजें बेटा? 3 चीजें। एनीथिंग, नंबर 2 स्टेट ऑफ थिंग, नंबर 3 रिलेशन ऑफ थिंग। मतलब एनीथिंग मतलब कोई भी चीज होगी, वो स्टेट ऑफ थिंग उस चीज की कोई सी भी अवस्था होगी, या रिलेशन ऑफ थिंग उस चीज का किसी चीज से संबंध होगा। और संबंध कैसा कैसा हो सकता है? 2 तरीके का हो सकता है, या तो एक व्यक्ति और एक व्यक्ति के बीच में संबंध हो सकता है, या तो एक व्यक्ति और एक वस्तु के बीच में संबंध हो सकता है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर टू एवरीवन? फिजिकल फैक्ट में 3 चीजें, देयर आर 3 थिंग्स इंक्लूडेड इन फिजिकल फैक्ट। नंबर 1 एनीथिंग, मतलब कोई भी चीज, एनीथिंग अक्रॉस द ग्लोब इज क्या? फिजिकल फैक्ट। नंबर 2 स्टेट ऑफ थिंग, उसकी स्टेट ऑफ थिंग है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। स्टेट ऑफ थिंग वो क्या है बेटा? वो भी एक फिजिकल फैक्ट है। रिलेशन ऑफ थिंग, उस थिंग का रिलेशन क्या है किसी चीज के साथ। अब वो चीज हो सकती है, वो कोई वस्तु हो सकती है, कोई व्यक्ति हो सकता है, राइट? ये वाली बात सबको समझ आ गई? लेकिन बेटा ये सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा। ये एनीथिंग, ध्यान से फिर से सुनो, एनीथिंग, स्टेट ऑफ थिंग, रिलेशन ऑफ थिंग, इन तीनों चीजों का क्या होना चाहिए? बी कैपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय सेंसेस होना चाहिए। कैपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय सेंसेस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट? कैपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय सेंसेस मीन्स, अगर कोई चीज है, अगर मान लीजिए कि ये मार्कर है, तो इसको हम क्या कर रहे हैं? कैपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय सेंसेस है कि नहीं? सेंसेस क्या होते हैं? हमारी आंखें होती हैं, हमारे कान होते हैं, हमारी नाक होती है, हमारी जीभ होती है, हमारी स्किन होती है, राइट? ये क्या है? हमारे सेंसेस हैं। अब अगर इस मार्कर को बेटा आप लोग क्या कर रहे हो? परसीव कर रहे हो, अपनी आंखों से देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? कितने लोग इस चीज को देख रहे हो? हाउ मेनी ऑफ यू आर सीइंग दिस मार्कर? When you are seeing this marker, when I am touching this marker, when I am smelling the ink of this marker, this means I am perceiving this thing called marker, right? इसका मतलब ये क्या है बेटा? एक फिजिकल फैक्ट है, क्योंकि ये इसको क्या किया जा रहा है? परसीव किया जा रहा है। कैसे परसीव किया जा रहा है? बाय सेंसेस किया जा रहा है, राइट? Now, if there is a bottle, and in this bottle there is water, what is the state of that water? That water is in liquid state. And we are perceiving that water by seeing it as liquid. तो बेटा ये क्या हो गया? ये फिजिकल फैक्ट हो गया, क्योंकि हम इसको परसीव कर रहे हैं, हम देख रहे हैं। हम इसको पिएंगे तो हम सेसिएट हो जाएंगे, हमारी थ्रस्ट खत्म हो जाएगी, राइट? समझ रहे हो सब लोग? स्टेट ऑफ थिंग क्या हो गया? इज इट क्लियर टू एवरीवन? सबको समझ में आया कि नहीं आया? ये एक लोग ऐसे है ना, एक साथ सब लोग थम्स अप करो अगर समझ में आया हो तो, और ना आया हो तो क्या करो? हैंड रेज करो कि नहीं समझ आया। जिसको ना समझ में आया हो हैंड रेज करे कि नहीं समझ आया। हाँ अनुकूल बोलो, क्या नहीं समझ आया? सर स्टेट ऑफ थिंग एक बार जरा फिर से बोल दीजिए। बेटा स्टेट
कोई भी थिंग की सिर्फ 3 स्टेट हो सकती है, हो तो और भी कई स्टेट हो सकती है, लेकिन 3 स्टेट हो सकती है जिसको हम कैपेबल ऑफ परसीव बाय सेंसेस है। या तो सॉलिड होगी, या तो लिक्विड होगी, या तो गैस होगी। अब ये बॉटल है, बॉटल में जो वाटर है अनुकूल, वाटर है, वाटर लिक्विड स्टेट में देख रहे हो नहीं देख रहे हो? वाटर इज अ थिंग एंड दैट द थिंग उसके स्टेट क्या है? लिक्विड स्टेट है। और उस चीज को क्या कर रहे हो? परसीव कर रहे हो, आंखों से देख रहे हो नहीं देख रहे हो अनुकूल? तुम्हें दिखाई पड़ रहा है कि नहीं दिखाई पड़ रहा है, ये बताओ। यस सर, देख रहे हैं। ये स्टेट ऑफ थिंग है बेटा। पर अगर देख रहे हो, इसी देखने को क्या कहते हैं? परसीविंग बाय द सेंसेस। बेटा तुम्हारी जो आंखें हैं वो तुम्हारी सेंसेस हैं, और उससे तुम क्या कर रहे हो? देख रहे हो। देखना मतलब परसीव करना, राइट? और बेटा जिस चीज को आप परसीव कर सकते हो वो क्या हो जाएगी? फिजिकल फैक्ट हो जाएगी। इज इट क्लियर टू एवरीवन? अगर किसी और को ना समझ में आया हो हैंड रेज करें। हाँ कुछ आगे बोलो। सर एक बार वो रिलेशन वाला थोड़ा सा बता। अबे बाबू अभी तो हम रिलेशन पहुंचे ही नहीं, तुम पहले ही कूद पड़े उधर। सॉरी सर। अभी तो हम एनीथिंग और स्टेट ऑफ थिंग बताए ना, अब तो रिलेशन ऑफ थिंग एक्सप्लेन करने जा रहे हैं ना। अभी किसी को और भी कोई डाउट हो इन दो चीजों में? एनीथिंग और स्टेट ऑफ थिंग सबको समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। नाउ मूविंग टुवर्ड द थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट बेरेट में थर्ड पॉइंट लिखा हुआ है रिलेशन ऑफ थिंग। रिलेशन मतलब होता है संबंध। किसी व्यक्ति से किसी व्यक्ति का, या किसी व्यक्ति से किसी वस्तु का संबंध क्या है? रिलेशन क्या है? वो भी अगर कैपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय सेंसेस है तो क्या है बेटा? वो तो क्या है? वो फिजिकल फैक्ट है। अब ये रिलेशन ऑफ थिंग कितने तरीके का हो सकता है? रिलेशन ऑफ थिंग इज ऑफ 2 टाइप्स। 2 तरीके का हो सकता है। कौन कौन? एक तो पर्सन टू पर्सन हो सकता है, पर्सन का रिलेशन किसी पर्सन से हो सकता है। नंबर 2, किसी पर्सन का रिलेशन किसी वस्तु से हो सकता है। रिलेशनशिप ऑफ पर्सन विद एन ऑब्जेक्ट। इज इट क्लियर रक्तिमा चंदा? रक्तिमा चंदा, आर यू एबल टू कॉम्प्रिहेंड मी? ओके। अब देखो, अब रिलेशन ऑफ थिंग का एग्जांपल देखो। रिलेशन ऑफ पहले पर्सन टू पर्सन का एग्जांपल देखो। सपोज एक लड़की मेरे साथ में है। सपोज, ध्यान से सुनो, और मैं मार्केट में उसका हाथ पकड़ के, बहुत ध्यान से सुनो, मेरी और उसकी उम्र लगभग सेम है। मैं मार्केट में उसका हाथ पकड़ के जा रहा हूं, उसके मांग में सिंदूर है, गले में मंगलसूत्र है, पैर में बिछिया है, बिछिया कहते हैं जो भी कहते हैं उसे। तो और मैं उसका हाथ पकड़ के कॉन्फिडेंटली जा रहा हूं। मुझे ये डर नहीं है कि उसके पापा देख लेंगे, कि उसके भाई देख लेगा। ठीक है बेटा? तो क्या है? वो ये परसीव कर रहा है। आप जो भी सोसाइटी में, जो भी मार्केट में इस चीज को देख रहा है, उसको लग रहा है कि उस लड़की में और कृपा शंकर पांडे में क्या है? रिलेशन है। और रिलेशन से कैसा है? हस्बैंड और वाइफ का रिलेशनशिप है। ये रिलेशनशिप एक लड़की के बीच में, एक लड़के के बीच में कैपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय सेंसेस है कि नहीं है? और बेटा जब ये कैपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय सेंसेस है, लोग देख रहे हैं, उनको ये लग रहा है कि ये दोनों क्या है? हस्बैंड एंड वाइफ है। तो क्या हो गया? वो एक फिजिकल फैक्ट हो गया। इज इट क्लियर टू एवरीवन? अनुकूल, डर्मिकूल, समझ में आ गया? यस सर, खूब बढ़िया से कि थोड़ा थोड़ा? आ गया सर, अच्छा से समझ रहे हैं। बहुत बढ़िया। किसी को अगर कुशाग्र, तुम्हें रिलेशन ऑफ थिंग समझना था? जी सर, आ गया। अभी नहीं आया, अभी तो आधा ही बताया हूं। अगला सुनो कि अगर पर्सन और ऑब्जेक्ट के बीच में रिलेशनशिप है। सपोज कि ये जो मार्कर है बेटा, ये मार्कर है, ये एक ऑब्जेक्ट है, राइट? हाउ मेनी ऑफ यू नो दैट दिस इज एन ऑब्जेक्ट?
सबको पता है ना कि ये ऑब्जेक्ट है। ओके, अगर बेटा ये ऑब्जेक्ट है और मैं एक पर्सन हूँ, मैं रोबोट नहीं हूँ, मैं एक पर्सन हूँ, तो मैं एक पर्सन हूँ और ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट और इस पर्सन के बीच की जो रिलेशनशिप है, इस ऑब्जेक्ट की और इस पर्सन की के बीच का जो रिलेशनशिप है बेटा, वो परसीव कर पा रहे हो आप लोग कि नहीं कर पा रहे हो? तो ये इसके यानी इस ऑब्जेक्ट के और मेरे बीच के जो रिलेशनशिप है, उस रिलेशनशिप का क्या नाम दोगे? क्या नाम दोगे आप लोग इसको? आकांक्षा, क्या नाम दोगी इसको? ओनर हो गया। ओनर होंगे। इस रिलेशनशिप का क्या नाम होगा? ओनरशिप होगा। और ये ओनरशिप क्या है? परसीव्ड बाय सेंसेस है। आप सब लोग इस चीज को मान रहे हो कि कृपा शंकर पांडे इज द ओनर ऑफ दिस मार्कर। मान रहे हो कि नहीं मान रहे हो? तो ये बेटा रिलेशनशिप को परसीव कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? बेटा जब इस चीज को तुम परसीव कर रहे हो तो क्या हो गया? ये फिजिकल फैक्ट हो गया, राइट? तो अब समझ में आ गया सबको? एनीथिंग, स्टेट ऑफ थिंग, रिलेशन ऑफ थिंग्स। रिलेशन ऑफ थिंग आर टू टाइप्स: रिलेशन बिटवीन पर्सन एंड पर्सन, रिलेशन बिटवीन पर्सन एंड थिंग और ऑब्जेक्ट। जब कैपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय सेंसेस होंगे तो क्या कहलाएंगे बेटा? वो फिजिकल फैक्ट कहलाएंगे। इज इट क्लियर स्नेहा कुमारी? इज इट क्लियर? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया। और किसी से पूछ लेता हूं कि उनको अगर, हाँ लकी क्लियर है कि थोड़ा थोड़ा क्लियर है? नहीं, हाँ जी सर, क्लियर। बहुत बढ़िया। कौशिकी, यस सर। समझ आ रहा है खूब बढ़िया से? यस सर, बढ़िया से समझ आ रहा है। बहुत बढ़िया। अब इसके मैं कुछ एग्जांपल और देता हूं जिस चीज को आप अगर चाहो तो नोट डाउन कर लो। You people are sitting in this class of कृपा शंकर पांडे is a physical fact, क्योंकि इस चीज को हम परसीव कर रहे हैं अपनी आंखों से कि कौशिकी सिंह मेरी क्लास में है, आसिफ रजा मेरे क्लास में है। इस चीज को मैं परसीव कर रहा हूं, समझ रहे हो? तो दिस थिंग इज कैपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय सेंसेस है, तो इसलिए बेटा ये क्या हो जाएगी? फिजिकल फैक्ट हो जाएगी। नंबर टू, अगर मैंने देखा कि अनिकेत तिवारी 80 घाट पे घूम रहे हैं, अगर मैंने देखा बनारस के 80 घाट पे अनिकेत तिवारी घूम रहे हैं, ये मैंने अपनी आंखों से देखा, तो बेटा क्या हो गया? ये फिजिकल फैक्ट हो गया, राइट? अनिकेत समझ आ रही बात? बहुत बढ़िया। नंबर 3 लिखो मतलब नहीं यार, सुनो। अगर आप लोगों ने सुना कि मैं चिल्ला के पढ़ा रहा हूं तो बेटा ये क्या है? एक फिजिकल फैक्ट है, क्योंकि आप क्या कर रहे हो? परसीव कर रहे हो, अपनी कान से सुन रहे हो। यू आर परसीविंग इट थ्रू योर सेंसेस। इज इट क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर टू एवरीवन? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब जल्दी से रुक जाओ, मैं जिसका नाम लूंगा वो इस चीज को जल्दी से 1 मिनट में समझा देगा और फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। ऋचा रॉय समझाओ। जी सर। समझाओ। फिजिकल फैक्ट हो गया एनीथिंग, स्टेट ऑफ थिंग या रिलेशन ऑफ थिंग। स्टेट ऑफ थिंग मतलब कोई भी वस्तु की अवस्था, जैसे कि सॉलिड स्टेट में है या लिक्विड स्टेट में या गैसियस स्टेट में है। और रिलेशन ऑफ थिंग का मतलब हो गया कि पर्सन और पर्सन के बीच का रिलेशन या पर्सन और ऑब्जेक्ट के बीच का रिलेशन। तो ये सारी चीज़ें, कोई भी चीज़ या किसी भी वस्तु का स्टेट या रिलेशन जिसको हम अपने सेंसेस से परसीव कर पा रहे हैं, वो फिजिकल फैक्ट कहलाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सुश्री सौम्य सरिता, आर यू गेटिंग इट? मतलब खूब अच्छे से समझ आ रहा है कि थोड़ा थोड़ा आ रहा है? खूब अच्छे से। बहुत बढ़िया, ये होना चाहिए। रुक जाओ, रक्तिमा चंदा से पूछने दो। नॉर्थ ईस्ट का रिप्रेजेंटेशन होना बहुत जरूरी है। रक्तिमा चंदा,
आर यू गेटिंग इट हाँ सर, यस सर, यस। कंप्लीटली और पार्सली? नहीं सर, बहुत अच्छा से समझ आ रही है सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ऐसे ही समझ आना चाहिए सबको। मेरी आवाज उत्तर प्रदेश से चल करके, नॉर्थ ईस्ट से लगा करके, उड़ीसा से लगा करके केरला तक जानी चाहिए। इज इट क्लियर? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो नाउ दूसरी तरीका का फैक्ट। जल्दी से 1 मिनट में एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं, अनिकेत तिवारी से पूछूंगा। अनिकेत तिवारी बताओ, फिजिकल फैक्ट और मेंटल फैक्ट के बारे में डिस्टिंक्शन किसने दिया सबसे पहले? किस किस सेक्शन में फिजिकल फैक्ट और मेंटल फैक्ट की बात की गई है भारतीय साक्ष्य अधिनियम में? बहुत बढ़िया, बंद कर लो भाई। नाउ बेटा मूविंग टुवर्ड द मेंटल फैक्ट। मेंटल फैक्ट क्या होता है उसको हम पढ़ेंगे। बेटा मेंटल फैक्ट आर एनी मेंटल कंडीशन, कोई भी मेंटल कंडीशन, मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, जिसके बारे में मैं कॉन्शियस हूँ, अवेयर हूँ, इट्स कॉल्ड मेंटल फैक्ट। मेंटल फैक्ट इज एनी मेंटल कंडीशन अबाउट व्हिच अ पर्सन इज कॉन्शियस अवेयर, इट्स कॉल्ड मेंटल फैक्ट। एंड उसमें क्या था, फिजिकल फैक्ट में क्या था? फिजिकल फैक्ट इज कैपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय सेंसेस बाय अदर्स। दूसरे लोग परसीव कर रहे थे कि कोई लड़की मेरी वाइफ है, और कौन कर रहा था? कोई दूसरा परसीव कर रहा था। लेकिन मेंटल फैक्ट में बेटा ये मैं खुद परसीव करूंगा, मेरे दिमाग में परसीवरेंस होना चाहिए उसका, मेरे दिमाग में उसको परसीव किया जाना चाहिए। इज इट क्लियर टू एवरीवन? मेंटल फैक्ट इज पर्सनल टू दैट पर्सन, फिजिकल फैक्ट इज पब्लिक फैक्ट, मेंटल फैक्ट इज प्राइवेट फैक्ट। फिर से सुनो, एनी मेंटल कंडीशन of which a person is conscious is a mental fact। ठीक है? mental fact is exclusive to that person, mental fact is exclusive to that person। आकांक्षा ओझा के दिमाग में क्या चल रहा है अभी क्लास में, ये सिर्फ आकांक्षा ओझा जानती हैं। कृपा शंकर पांडे नहीं जान सकता उस चीज को, ऋचा राय नहीं जान सकती, अनिकेत तिवारी नहीं जान सकते, वो सिर्फ वो जान रही हैं कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। तो बेटा क्या है ये एक्सक्लूसिव टू दैट पर्सन ओनली है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर टू एवरीवन? वेट किसी से पूछ लेने दो ये बात। हाँ कुमार मयंक बताओ, कुमार मयंक, व्हाट इज द मेंटल फैक्ट? कुमार मयंक, आर यू देयर? बताओ कुमार मयंक, माइक ऑन करके बताओ, व्हाट इज मेंटल फैक्ट? चलो कोई बात नहीं, कुमार मयंक नहीं बोलेंगी तो सोनाक्षी कश्यप बताएंगी। सोनाक्षी कश्यप। हेलो। हाँ बोलो सोनाक्षी कश्यप। एनी मेंटल कंडीशन ऑफ एनी पर्सन इज कॉन्शियस, कोई भी उसके दिमाग की ऐसी अवस्था जो उसके ही माइंड में चल रही हो, वो मेंटल फैक्ट है। मेंटल फैक्ट है, बहुत बढ़िया। आयुषी मिश्रा आप बताओ, व्हाट इज मेंटल फैक्ट? सर किसी भी पर्टिकुलर चीज़ को लेकर के जो मेरा अपना ओपिनियन होगा वो सिर्फ मेरे पास होगा, वो सिर्फ हमको पता होगा, तो वो एक मेंटल फैक्ट। मेंटल फैक्ट है, बहुत बढ़िया। ओपिनियन नहीं, अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस। ओपिनियन ओपिनियन भी तो हो सकता है ना, मेरा ओपिनियन तो हमको ही पता अरे होगा। बेटा ओपिनियन वो एक अलग मेंटल फैक्ट ही है, जैसे नॉलेज, ओपिनियन, इंटेंशन, मोटिव। लेकिन अभी हम ब्रॉडर एस्पेक्ट समझ रहे हैं। ब्रॉडर एस्पेक्ट, ओपिनियन सब कॉन्शियसनेस के अंतर्गत आ जाता है। Consciousness is an umbrella term. Are you getting it? Yes, sir. And opinion is just a part of it. हाँ ठीक है सर। So don't segregate. Don't क्या कहते हैं उसको,
ऐसे पार्ट एंड उसमें मत पढ़ो, तोड़ तोड़ के मत पढ़ो, पहले अम्ब्रेला टर्म पढ़ लो और उसके बाद में ये सब एग्जाम्पल में यूज करना, खूब बढ़िया, ढेर सारा। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी किसी ने हाथ खड़ा किया था, 1 मिनट रुक जाओ, मैं इसको अंदर कर देता हूँ। सॉरी सॉरी सॉरी। हाँ अनुकुल बोलो, आपने हैंड रेज किया था, बोलो क्या बोलना था। सर ये मेंटल कंडीशन मतलब ये हुआ कि जब तक हमारे दिमाग में कोई चीज़ रही, लेकिन सर एक बार जब मेरे वो दिमाग से बाहर निकल गया, यानी हमने बोल दिया, तब भी वो मेंटल कंडीशन ही है। बेटा जब बोल दोगे तो क्या कर लेगा, कोई परसीव कर लेगा, कोई परसीव कर लिया, और जैसे दूसरा कोई परसीव किया वैसे क्या बन गया वो Physical fact. अनुकूल। समझ में आ रहा है, ये बात तो तुम्हारे अनुकूल होगी। यस सर। हाँ बहुत बढ़िया। तो जैसे ही बेटा तुम बोल दोगे और कोई दूसरा परसीव कर ले, 1 सेकंड पैसा लेते जाओ, 1 सेकंड 1 सेकंड। कल देने वाले हाँ भाई देने वाला तो कल कितनी लेते जाओ, कितना हुआ है? 13 रुपये। ये 10 ले जाओ, ठीक है। अनुकूल, इज इट क्लियर टू यू नाउ? यस सर, एकदम। ये रुक जाओ, अभिजीत कुछ बोल रहे हैं, अभिजीत का मैं पढ़ लेता हूँ। मीन्स जो हमारे लिए मेंटल फैक्ट है वो दूसरों के लिए फिजिकल फैक्ट है। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है बेटा। तुम कंफ्यूज क्यों कर रहे हो हर चीज? अभिजीत सिंह, आप कंफ्यूज क्यों कर रहे हो इस चीज को? मेंटल फैक्ट फिर से सुनो, मेंटल फैक्ट तब तक वो मेंटल फैक्ट है जब तक वो किसी के दिमाग में है। अब मेंटल फैक्ट सिर्फ दिमाग में ही रहेगा तभी वो मेंटल फैक्ट है। जो तुम लिखने की कोशिश कर रहे हो बेटा, वो सही लिखने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन मेंटल फैक्ट कभी फिजिकल फैक्ट में नहीं बदलता। मेंटल फैक्ट का अपना डोमेन अलग है, फिजिकल फैक्ट का अपना डोमेन अलग है। आई बात समझ अभिजीत? हाँ, अब ये फिर से मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ कि एनी मेंटल कंडीशन ऑफ व्हिच अ पर्सन इज क्या कॉन्शियस is a mental fact, right? Mental fact is exclusive to that person. अभिजीत, कोई और नहीं जान पाएगा कि तुम्हारे दिमाग में बेटा क्या चल रहा है। तुम मेरा मर्डर करने वाले हो, ये कोई नहीं जान पाएगा, समझ रहे हो? लेकिन बेटा अगर तुम मर्डर कर दिए तो कैसे प्रूफ किया जाएगा कि तुम्हारे दिमाग में कैसे क्या चल रहा था? वो अभी मैं आगे बताऊंगा कि बेटा मेंटल फैक्ट है, उसको भी प्रूफ तो करना पड़ेगा ना। रुक जाओ 1 सेकंड, कोई कुछ पूछा है? धर्मेंद्र नीचे कर लो अभी हाथ तुम। ठीक है दुबे, हैंड डाउन करो। हाँ प्लीज रिपीट द प्राइवेट एंड पब्लिक फैक्ट पार्ट। ऐसा कहीं लिखा नहीं है, मैं सिर्फ समझाने के लिए वो बात बोल रहा था। विश्वेश सिंह, हाँ डीके दुबे कुछ पूछना था आपको, पूछो। इसमें सर एविडेंस एक्ट में जो 1872 वाला है, उसमें पैरा 2 जो बताता है, पैरा 2 का सबसेक्शन 2, कोई मानसिक दशा जिसकी भाग किसी व्यक्ति को हो, किसी भी व्यक्ति को हो सकती है, इसमें उसी व्यक्ति को हो ये जरूरी थोड़ी ना। बेटा किसी व्यक्ति का मतलब ये जो है वो लिखा हुआ है किसी, जैसे मतलब तुम्हारे दिमाग में कोई चीज है तो सिर्फ तुम्हारे दिमाग में। अब किसी, अगर मैं कहूं किसी व्यक्ति के, तो जिस व्यक्ति की बात हो रही हो उसके दिमाग में। आप समझ में आई ये बात? वो किसी व्यक्ति को मतलब ये नहीं कि मेरे दिमाग में चल रहा है वो तुम्हें पता है। ठीक है दुबे? यस सर। किसी व्यक्ति मतलब किसी के भी दिमाग में हो सकता है, लेकिन जिसके दिमाग में होगा उसके लिए मेंटल फैक्ट है। ओके सर। अब समझ में आ गई एकदम क्लियर बात? एकदम सर। हाँ, तो इसलिए बेटा मैं बोल रहा हूं कि मेंटल फैक्ट इज एक्सक्लूसिव टू दैट पर्सन, कोई और नहीं जान पाएगा। इज इट क्लियर? अब जैसे फॉर इंस्टेंस मान लीजिए, तो बेटा हम पता कैसे करेंगे कि मेंटल फैक्ट कैसे है और क्या है और क्यों है? कैसे पता करोगे? तो ऐसे पता करोगे, मान लीजिए कि आप में से किसी ने मेरा मर्डर किया। कौन करेगा मेरा मर्डर? चलो बताओ, कौन करना चाहेगा? हाथ खड़ा करो जो मर्डर करना चाहे मेरा।
लकी जायसवाल, चलो लकी जायसवाल करेंगे मर्डर। तो लकी जायसवाल ने बेटा मेरा मर्डर करना चाहा, और मैं जैसे ही ये हमारे हॉस्टल पे आकर के चढ़ाई कर दिए, और इन्होंने, इनके हाथ में चाकू था, उस चाकू से इन्होंने मुझको 200 बार मारा, 200 बार मारा, और इतना चेस्ट पे मार रहे 200 बार। कितनी बार मारा इन्होंने? 200 बार, एक दो बार नहीं, 200 बार ऐसे कट 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 मार ही डालूंगा इसको, ठीक है। तो बेटा हुआ क्या कि मैं मर गया, मैं मर गया। लेकिन ये इनका जो, इनके दिमाग में जो था कि ये मार ही डालने आए थे मुझको, कैसे पता चलेगा? तो ये इससे पता चला कि इन्होंने एक बार नहीं मारा, 2 बार नहीं मारा, 200 बार मारा। 200 बार किसी को मारोगे, मुक्के से भी मार दोगे तो मर जाएगा। एंड ही इज हिटिंग मी बाय नाइफ, अ थ्रू नाइफ। दिस शोज दैट he has a mental condition or he is aware about killing me. Is it clear? मतलब कि, हाँ लकी बोलो। सर ये भी तो हो सकता है कि जब मैं आपको मारने आया तो मेरा मतलब, और मैं बोल भी रहा हूँ कि मैं आपको मार ही डालूंगा। बेटा वही मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, तुम एग्जाम्पल बिल्कुल, तुम अगर चिल्ला चिल्ला के बोलोगे कि मैं तुम्हें मार डालूंगा, तो वो भी क्या है, वो लोगों को दिखेगा, वो लोगों को दिखेगा कि तुम्हारा इंटेंशन क्या है, मार डालने का है, तुम्हारा मेंटल फैक्ट क्या है, मार डालने का है। लेकिन हाँ बोलो। बोल सकते हो, तुम जो चाहो सो बोल सकते हो, बस खाली समझ जाओ तुम, ठीक है। दूसरी चीज जैसे स्नेहा तिवारी जी कह रही हैं कि ये प्लास्टिक के चाकू से मारेंगी, प्लास्टिक के चाकू से मान लो कि स्नेहा तिवारी जी मार रही हैं मुझको खेल खेल में, और मैं मर नहीं रहा हूं, लोग देख तो रहे हैं कि ये मार रही हैं मुझको, लेकिन उससे कुछ हो नहीं रहा है। जैसे ये मारती हैं तो जैसे फिल्मों में होता है कि चाकू मारा तो चाकू का अंदर घुस गया है पीछे की तरफ, उसके शरीर में नहीं गया। इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो क्या हुआ, वो दिखने में तो लग रहा है कि मार रही है, लेकिन मार नहीं रही है, खिलवाड़ कर रही हैं। ओके, तो बेटा इससे मेंटल कंडीशन इनकी क्या पता चलती है कि ये मुझे मारने नहीं आई थी। इज इट क्लियर? किसी को ना समझ में आया हो ये चीज तो हैंड रेज करें अब। किसी को भी XYZ अगर ना समझ में आया हो तो हैंड रेज कर दो अभी के अभी। सबको समझ में आ गया हो तो हैंड रेज कर दो अब। 38, 5, 40 लोग हैं, सब लोग हैंड डाउन कोई नहीं करेगा, हैंड डाउन कोई नहीं करेगा, सब लोग सिर्फ हैंड रेज करो जितने लोग समझ गए हो। 35, 37, 38, 39 सब लोग हैंड रेज करते रहो। सिर्फ 42 लोग, और लोग कहाँ चल गए? 43, बहुत बढ़िया, यानी सबको समझ में आ गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। डाउन कर लो, हैंड डाउन कर लो। तो ये हो गई बात फिजिकल फैक्ट की, मेंटल फैक्ट की। और ये बेटा आपसे जब कभी मेंस आप लिखोगे या कोई जो सेमेस्टर एग्जाम दे रहे होगे, उसमें 5 नंबर के जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं उसमें पूछा जा सकता है। ठीक है अनिकेत, अभी भी आप हैंड रेज किए हुए बाबू, कुछ कहना है? बहुत बढ़िया। ज्योति अभी बताओ कि व्हाट इज मेंटल फैक्ट? सर एक क्वेश्चन था। पूछो। सर अगर मेंटल फैक्ट अगर किसी के द्वारा परसीव कर लिया गया है तो फिर वो फिजिकल मतलब वो मेंटल फैक्ट कैसे हुआ? कैसे, कहाँ? वो फिजिकल फैक्ट हो गया। बेटा मेंटल फैक्ट हम प्रीवियस बैक उसमें जा करके कि जब मैं मार रहा था, मारना तो एक कि मैं मर गया, ये तो एक फिजिकल फैक्ट हो गया, लेकिन मारते टाइम इसके दिमाग में क्या था? समझ रही ज्योति? हाँ। तो उसके दिमाग में क्या था, ये मेंटल फैक्ट है।
तो उसको 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 बाद में जब परसीव किया गया तो उसके दिमाग में क्या था, ये पीछे जा करके परसीव किया गया। जब उसके दिमाग में था तब कोई नहीं परसीव किया। जैसे 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 तुम्हारे दिमाग में अभी ये क्वेश्चन था कि ये मैं पूछूंगी, लेकिन अभी तक तुमने नहीं पूछा था। तो बेटा जब तक तुमने नहीं पूछा था तब तक वो क्या था, अब तुमने पूछा तब मुझे समझ में आया, या पूरी क्लास को समझ में आया कि ये बात तुम्हें समझ नहीं आई थी। लेकिन जब तक तुमने नहीं पूछा था, मतलब अभी हम अगर पीछे हाइंडसाइट में जाएं तो हम देखेंगे कि ये मेंटल फैक्ट था कि तुम्हारा ये क्लियर नहीं था कॉन्सेप्ट। Sir, what is the then relevance of mental fact? बेटा रेलेवेंस ऑफ मेंटल फैक्ट प्रोवाइड्स द पोटेंट ग्राउंड फॉर फिजिकल फैक्ट। मतलब कि जो फिजिकल मेंटल फैक्ट होगा, जैसे इंटेंशन, मेंटल फैक्ट में क्या क्या चीजें आ सकती हैं, मेंटल फैक्ट में क्या क्या चीजें आ सकती हैं, किसी का इंटेंशन आ सकता है, किसी का नॉलेज आ सकता है, किसी का मोटिव आ सकता है, गुड फेथ आ सकता है, इल विल आ सकती है। समझ रही हो? तब जब इन सारी चीजों को साथ में लेकर के या किसी एक को लेकर के कोई काम करोगी तो उसकी सजा बेटा, इसका जो से तुमने पूछा कि रिलेवेंस, अगर तुम्हारा ये इंटेंशन था मुझे मारने का और तुमने मुझे मार भी दिया तो बेटा तुम्हें फांसी की सजा हो जाएगी। तो ये क्या करता है, उसको फाउंडेशन प्रोवाइड करता है, उसकी ग्रेविटी को बढ़ा देता है। भाई बात समझ ज्योति? Yes, sir. आयुषी आपने हैंड रेज किया था, बोलो। सर ये भी तो डिफरेंस है ना कि जो फिजिकल फैक्ट है वो हम अपने सेंसेस से परसीव करें, यानी हमारे जो 5 सेंसेस है, लेकिन मेंटल वाला जो है, मेंटल फैक्ट जो है उसमें ऐसा ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ वो हम अपने सेंसेस से परसीव कर रहे हैं, वो तो हमारे दिमाग में ऑलरेडी है जो चीज़ें, वो है ना। एग्जैक्टली डिफरेंस है। एग्जैक्टली। लेकिन डिफरेंस तो यही समझ आ रहा है मेरी। नहीं, तुम्हारे समझ में सही आ रहा है बेटा, लेकिन समझो चीज को कि जो फिजिकल फैक्ट है उसको क्या करेगा, कोई सामने वाला भी परसीव कर लेगा, लेकिन समझ रहे हैं सर। लेकिन मेंटल फैक्ट को सिर्फ तुम जान पाओगी। हाँ, वो सिर्फ हमको पता होगी। एग्जाम्पल जैसे आप अभी दिए, नॉलेज, ओपिनियन, या फिर वो मोटिव, गुडविल, गुड फेथ, इल विल। हाँ, बहुत बढ़िया ज्योति, बेटा ज्योति मेरा प्यारा बच्चा, समझ आ गई बात? Yes, sir. थोड़ा थोड़ा आया कि अच्छे से आ गया? सर अच्छे से आया। बहुत बढ़िया। अब किसी को और कोई डाउट है? किसी को अगर कोई डाउट हो तो पूछ सकता है, नहीं तो हम आगे बढ़े। किसी को है डाउट भाई पूछो, ना हो तो हम आगे बढ़े। नाउ व्हाट फैक्ट कैन बी प्रूव्ड, व्हाट फैक्ट कैन बी प्रूव्ड? तो बेटा सिर्फ 2 तरीके, मैंने फैक्ट अभी बताया, मैं अभी तक आपको फैक्ट बता रहा था, लेकिन अब मैं बताने जा रहा हूं आपको कि व्हाट फैक्ट कैन बी प्रूव्ड। कौन से फैक्ट ऐसे हैं जिनको प्रूव किया जा सकता है? तो सिर्फ 2 तरीके के फैक्ट को प्रूव किया जा सकता है। मेरे पास बोर्ड नहीं है, नहीं मैं आपको और अच्छे से बताता। डेमो क्लास जिसने किया होगा वो सब किया, समझ गए होंगे। सिर्फ 2 तरीके के फैक्ट को प्रूव किया जा सकता है। कौन कौन से? ये एक तो फैक्ट इन इश्यू को, और दूसरा रेलेवेंट फैक्ट को प्रूव किया जा सकता है। राइट, फैक्ट इन इश्यू को या रेलेवेंट फैक्ट को प्रूव किया जा सकता है। फैक्ट इन इश्यू को क्या कहते हैं? ऐसे दो तराजू बना लो, एक तरफ लिख लो कि पहले लिखो व्हाट फैक्ट कैन बी प्रूव्ड, तो उसमें एक तरफ हो जाएगा फैक्ट इन इश्यू को प्रूव किया जा सकता है, दूसरी तरफ बेटा रेलेवेंट फैक्ट को प्रूव किया जा सकता है। फैक्ट इन इश्यू को फैक्ट ऑफ प्रोबेंडम भी कहते हैं और इसको प्रिंसिपल फैक्ट भी कहते हैं। प्रिंसिपल फैक्ट बेटा इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके डिटर्मिनेशन के बाद देयर इज नथिंग लेफ्ट इन द सूट और केस। इसका डिटर्मिनेशन अगर हो गया तो केस का फाइनल डिस्पोजल हो जाता है। केस इज फाइनली डिस्पोज्ड ऑफ व्हेन द फैक्ट इश्यू इज डिटरमाइंड, नॉट डिटरमाइंड, इट इज क्या? सॉल्व्ड। फैक्ट इन इश्यू अगर प्रूव हो गया या डिसप्रूव हो गया तो केस खत्म हो जाता है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? आयुषी मिश्रा ये बताओ, आयुषी मिश्रा ये बताओ कि कितने तरीके के फैक्ट को प्रूव किया जा सकता है? 2 तरह के, फैक्ट इन इशू को और रेलेवेंट फैक्ट्स को। बहुत बढ़िया, कुछ आगे बोलो, क्या पूछना है? सर वो फैक्ट इन इशू को वो आपने बोला था ना, फैक्टम प्रोबेंडम, वो एक बार रिपीट कर दीजिए। फैक्टम प्रोबेंडम नहीं, फैक्टा प्रोबेंडम, या फिर CTA फैक्टा
PROBANDUM, ठीक है, थैंक यू। फैक्टा प्रोबेंडम कहते हैं, और रेलेवेंट फैक्ट को फैक्टा प्रोवेंसिया कहते हैं, या फिर CTA फैक्टा PROBANTIA फैक्टा प्रोवेंसिया। इज इट क्लियर टू एवरीवन? एक बार और रिपीट कर दीजिए सर, रेलिवेंट फैक्ट का नाम। फैक्टा प्रोवेंसिया। राइट कर दीजिए, क्या क्या दुबे? कमेंट बॉक्स में राइट कर दीजिए दोनों सब। अच्छा हाँ, कोई ऐसी टाइप कर दो या कोई टाइप कर दो भाई। ये समझ में आ गया सबको कि नहीं आया, ये बताओ। प्रिंसिपल फैक्ट उसे क्यों कहते हैं? प्रिंसिपल फैक्ट उसको क्यों कहते हैं? क्योंकि आफ्टर द डिटर्मिनेशन ऑफ फैक्ट इन इश्यू the case is disposed of. There is nothing left to be decided upon. कुछ नहीं बचता उसके बाद डिसाइड करने को, कुछ नहीं बचता, सब कुछ डिसाइडेड हो जाता है, खत्म, टाटा बाय, साफ हो जाता है, राइट। और रिलेवेंट फैक्ट क्या होता है? सेकेंडरी फैक्ट इसलिए बेटा कहलाता है क्योंकि वो सिर्फ किसी फैक्ट इन इश्यू को या तो प्रूफ करने का काम करता है या तो डिसप्रूफ करने का काम करता है, उसका और कोई काम नहीं होता है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? नाउ ध्यान से सुनो। अब एक लाइन ऐसे लिख लो कि कोर्ट विल फ्रेम दोज फैक्ट, लाइन लिखो, कोर्ट विल फ्रेम दोज फैक्ट्स, कोर्ट विल फ्रेम दोज फैक्ट्स एज फैक्ट इन इश्यू which leads to final disposal of case, which leads to final disposal of the case. रिपीट कर दीजिएगा। Court, COURT, court will frame those facts as fact in issue which leads to final disposal of the case, right? देखो अब ये वाली लाइन लिख करके एक ऐसे तीर बना लो, ऐसे नीचे की तरफ, फिर उस तीर में 3 डंडी निकाल लो, ऐसे 3, ऐसे एक में लिखो इन CPC, एक में लिखो इन CRPC, एक में लिखो इन इंडियन एविडेंस एक्ट। ये लिखा सबने, वाली लाइन लिखा सबने कि कोर्ट विल फ्रेम दोज फैक्ट एज फैक्ट इन इश्यू व्हिच विल लीड्स टू फाइनल डिस्पोजल ऑफ द केस। देयर आफ्टर यू हैव टू डू, एक ऐसे डंडी बना लेना है, मतलब डंडी रखती हो चंदा, डंडी बनाने का मतलब है यू हैव टू स्केच एन एरो। Thereafter write it is called के बाद में फिर एरो लगाओ, और एरो लगाने के बाद लिखो इन CPC, इन CRPC, इन इंडियन एविडेंस एक्ट। बेटा इन CPC इट इज कॉल्ड इश्यू ऑफ फैक्ट। जब CPC हम आपको पढ़ा रहे होंगे तो हम आपको इश्यू ऑफ फैक्ट के बारे में इन टोटो बताएंगे। इन टोटो का मतलब होता है इन टोटलिटी, राइट। In CRPC it is called charge. In CRPC it is called charge, right? In Indian Evidence Act it is called fact in issue. CPC में issue of fact, CRPC में चार्ज, एविडेंस में फैक्ट इन इश्यू, राइट। क्या सर CPC में क्या? इन CPC इट इज कॉल्ड इश्यू ऑफ फैक्ट, इश्यू ऑफ फैक्ट, ISSUE, इश्यू ऑफ फैक्ट या फिर CT। In CRPC it is called charge, and in Indian Evidence Act it is called fact in issue.
चार्ज को और इश्यू ऑफ फैक्ट को जब हम सीपीसी की क्लास पढ़ा रहे होंगे तो हम आपको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, राइट। लेकिन हम फैक्ट इन इश्यू को अभी, क्योंकि हम इंडियन एविडेंस एक्ट आपको पढ़ा रहे हैं, तो आपको क्या करेंगे, एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। किसी को अगर चार्ज वगैरह एक्सप्लेन करवाना हो तो अभी हैंड रेज कर दे, मुझे तो कोई ज़रूरत उसकी मालूम पड़ नहीं रही है। किसी को करवाना है? किसी को नहीं, बहुत प्यारे बच्चे हैं। नाउ इश्यू ऑफ फैक्ट, बेटा अब ध्यान से सुनो कि इश्यू ऑफ फैक्ट को मैं थोड़ा और एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। अभी तक मैंने आपको ऊपर से बताया कि इसको फैक्टा प्रोवेंडम या प्रिंसिपल फैक्ट कहते हैं, लेकिन क्यों कहते हैं? क्योंकि आफ्टर डिटर्मिनेशन ऑफ दिस फैक्ट द केस इज डिस्पोज्ड ऑफ, फाइनल डिस्पोजल हो जाता है केस का, राइट। तो बेटा फैक्ट इन इश्यू को ध्यान से सुनो। फैक्ट इन इश्यू क्या है? प्रिंसिपल फैक्ट है और मेन फैक्ट है। इसके डिटर्मिनेशन के बाद कुछ नहीं बचता केस में, और क्या हो जाता है? वो डिस्पोज ऑफ हो जाता है, राइट। इज इट क्लियर टू एवरीवन? इन बेटा अगर कोई चीज सिविल केस चल रहा है किसी चीज में, इफ देयर इज अ सिविल केस देन प्लेंटिफ और प्रोसिक्यूशन क्या करेगा? प्लेंटिफ करेगा। सिविल केस में क्या करेगा? फैक्ट इन इश्यू को प्रूफ करेगा। प्लेंटिफ फैक्ट इन इश्यू को क्या करेगा? प्रूफ करेगा। और जो डिफेंडेंट होगा बेटा वो फैक्ट इन इश्यू को डिस्प्रूव करेगा। डिफेंडेंट फैक्ट इन इश्यू को क्या करेगा? डिस्प्रूव करेगा। आई बात समझ सबको? आपसे प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हिच एंटिटी और व्हिच अमंग द फॉलोइंग फ्रेम्स द चार्जेस। क्या आंसर मार्क करोगे अनिकेत? अनिकेत तिवारी, क्वेश्चन है कि व्हिच एंटिटी अमंग द फॉलोइंग फ्रेम द चार्जेस। नंबर फर्स्ट डिफेंडेंट, नंबर 2 प्रोसिक्यूशन, नंबर 3 प्लेंटिफ, नंबर 4 कोर्ट। आयुषी मिश्रा आप बताओ कौन करेगा चार्ज फ्रेम? कोर्ट करेगी सर। ज्योति बताओ कौन करेगा? द कोर्ट। शांभवी, शांभवी मिश्रा, नेहा मौर्य आप बताओ कौन करेगा? बिल्कुल कोर्ट करेगा। अभी मैंने ऊपर लिखवाया था, मैं चेक कर रहा था आप लोगों को। मैंने लिखाया था ना कि कोर्ट विल फ्रेम दोज फैक्ट एज फैक्ट इन इश्यू व्हिच लीड्स टू फाइनल डिस्पोजल ऑफ द केस। और इसको सीआरपीसी में इसी फैक्ट इन इश्यू को चार्ज कहा जाता है। तो बेटा जब फैक्ट इन इश्यू को कोर्ट कर रहा है तो चार्ज को भी कौन करेगा? कोर्ट करेगा। और इश्यू ऑफ फैक्ट को भी कौन करेगा? कोर्ट करेगा, राइट। ये वाली बात सबको समझ में आ गई? तुम सब कर दो। क्वेश्चन पूछा जाएगा तो किसी को कंफ्यूज नहीं हो रहा है। हर्षिता दीक्षित माइक ऑन करो। कंफ्यूज बेटा नहीं होना कभी भी। अगर पूछे कि फैक्ट इन इश्यू कौन बनाएगा तो कोर्ट बनाएगी। इश्यू ऑफ फैक्ट कौन बनाएगा? कोर्ट बनाएगी। चार्ज कौन बनाएगा? कोर्ट बनाएगी। आंख बंद करके मार्क कर देना, ठीक है? बहुत बढ़िया। और कॉन्फिडेंस में रहो सब लोग। सब बन रहे हो एपीओ इस बार बिहार में। भूल मत जाना मुझे एपीओ बनने के बाद। कितने लोग नहीं भूलोगे? दो मिनट का ब्रेक ले ले। 2 मिनट का ब्रेक ले ले। कितने लोग इस चीज के फेवर में हो 2 मिनट के ब्रेक के? हैंड रेज कर दो 2 मिनट के ब्रेक जो फेवर में हूं। सिर्फ 4 लोग हैं, चलो ब्रेक नहीं होगा। अच्छा 26 लोग हो गए। ठीक फिर 2 मिनट का ब्रेक। 10:06 पर हम फिर से स्टार्ट करेंगे। अरे भाई साहब
दोज टॉपिक्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, वो क्या है, उसी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में वो इंपॉर्टेंस में है, ठीक है, राइट। उसको बहुत ज्यादा रिसर्च करके बनाया गया है, मतलब जितने भी हिंदी बेल्ट के हैं, हिंदी बेल्ट के जितने भी स्टेट हैं, उसमें अगर इंडियन एविडेंस एक्ट से क्वेश्चन पूछा गया है तो इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है, इससे बाहर नहीं पूछा गया है। हिंदी बेल्ट क्या कहूँ, मतलब केरल से लगा करके जम्मू कश्मीर तक, ठीक है। शारिका सेन यादव, नेहा आसिफ, हैंड डाउन कर लो बाबू, कि पकड़ पकड़ के हैंड डाउन करूं सबका। आसिफ, बहुत बढ़िया। नाउ मूविंग टुवर्ड द फैक्ट इन इश्यू। फैक्ट इन इश्यू सबसे पहले मैंने बताया कि ये मेन फैक्ट होता है या प्रिंसिपल फैक्ट होता है, जिसके प्रूव होने से या डिस्प्रूव होने से केस क्या होता है, खत्म हो जाता है, केस खत्म हो जाता है। जैसे फॉर एन इंस्टेंस मैंने ये भी बात बताई कि प्लेंटिफ क्या होगा, अपना अपना एविडेंस देगा क्या करने के लिए, फैक्ट इन इश्यू को प्रूव करने के लिए। डिफेंडेंट का केस देगा फैक्ट इन इश्यू को डिसप्रूव करने के लिए। प्रोसिक्यूशन क्या देगा, चार्ज को प्रूफ करने के लिए एविडेंस देगा। और डिफेंस लॉयर क्या करेगा बेटा, एविडेंस देगा उस चीज को डिसप्रूव करने के लिए, राइट। अब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए कि निधि विमल ने, सपोज निधि विमल है स्यूड मतलब केस फाइल कर दिया अगेंस्ट सुश्री सौम्य सरिता, ठीक है, फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब क्या होगा, निधि विमल इज अ प्लेंटिफ, क्योंकि उन्होंने प्लेंट फाइल किया है, राइट। सुश्री सौम्य सरिता इज द डिफेंडेंट, क्योंकि उस चीज का वो डिफेंड कर रही हैं। तो बेटा इसमें निधि विमल इस चीज को प्रूफ करेंगी, इस चीज का एविडेंस देंगी क्या, कि देयर इज अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसी ऑफ फैक्ट इन इश्यू क्या बनाया जाएगा, whether there was a contract between निधि विमल एंड सुश्री सौम्य सरिता और नॉट। पहला फैक्ट इन इश्यू बनाया जाएगा। दूसरा फैक्ट इन इश्यू बनाया जाएगा बेटा, whether सुश्री सौम्य सरिता has breached that contract or not। अब सुश्री सौम्य सरिता ने इस चीज को मान लिया, she has admitted that fact that there was a contract between निधि विमल and सुश्री सौम्य सरिता। किसने मान लिया, सुश्री सौम्य सरिता ने मान लिया। तो पहला फैक्ट इन इश्यू जो था कि whether there is a contract between निधि विमल and सुश्री सौम्य सरिता, ये क्या हो गया, डिस्पोज ऑफ हो गया। अब इस पे कोई बात नहीं होगी, क्योंकि फैक्ट एडमिटेड नीड नॉट बी प्रूव। ये बात समझ में आ रही सबको, थम्स अप कर दो। बहुत बढ़िया। लेकिन दूसरा वाला फैक्ट इन इश्यू जो है क्या, कि वेदर सुश्री सौम्य सरिता हैज ब्रीच्ड दैट कॉन्ट्रैक्ट और नॉट, एंड दैट फैक्ट इन इश्यू, दैट फैक्ट इज डिनाइड बाय सुश्री सौम्य सरिता। सुश्री सौम्य सरिता उस चीज को डिनाई कर रही हैं कि मैंने ब्रीच नहीं किया, मैं तो बहुत संस्कारी लड़की हूं, मैं ब्रीच कर ही नहीं सकती, ठीक है। अब बेटा इस पे चलेगा क्या, केस चलेगा। जज कौन बनेगा, जज कौन बनना चाहेगा इस केस में, हैंड रेज करे जो जज बनना चाहता हो। इनके इस वाले केस में, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वाले केस में कोई जज नहीं बनना चाहोगे, बन जाओ भाई कोई। चलो हर्षिता दीक्षित को जज बना, अच्छा लकी नहीं लकी तुम्हें नहीं बनाएंगे इसमें जज, इसमें मैं हर्षिता दीक्षित को जज बना रहा हूं। तो जज हर्षिता दीक्षित के पास ही केस गया, तो निधि विमल बेटा हर्षिता दीक्षित के सामने ये प्रूफ करेंगी कि सुश्री सौम्य सरिता ने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है, और सुश्री सौम्य सरिता क्या प्रूफ करेंगी कि उन्होंने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया है। मतलब ये कि सुश्री सौम्य सरिता उस चीज को डिसप्रूफ करेंगी और निधि विमल उस चीज को प्रूव करेंगी। ये वाली बात सबको समझ आ गई। हमें लगता है कि आप लोग
बहुत थके हुए हो, सब लोग थम्स अप भी नहीं कर पा रहे हो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, नीचे कर लो हाथ। तो अब दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, कि लकी जायसवाल जैसे मेरा मर्डर करने के लिए आए हुए थे बेटा, इनके ऊपर केस चल रहा है। तो केस चलते वक्त किसकी, मिहिर पांडे की कोर्ट में इनके केस गया, और मिहिर पांडे के सामने मिहिर पांडे ने ये फैक्ट चार्ज बनाया इनके ऊपर कि वेदर लकी जायसवाल हैज किल्ड कृपा शंकर पांडे और नॉट। नंबर टू फैक्ट इन इश्यू बनाया और चार्ज बनाया कि वेदर लकी जायसवाल हैज एन इंटेंशन टू किल कृपा शंकर पांडे और नॉट। अब पब्लिक प्रोसिक्यूशन क्या करेगा, पब्लिक प्रोसिक्यूटर उस चीज का एविडेंस देकर के इस चीज को प्रूव करेगा कि लकी जायसवाल हैज किल्ड कृपा शंकर पांडे एंड लकी जायसवाल हैड इंटेंशन टू किल कृपा शंकर पांडे। एंड सेकंड वाले जो होगा, जो डिफेंस लॉयर होगा, वो बेटा क्या प्रूफ करेगा, वो प्रूफ करेगा कि नहीं, कृपा शंकर पांडे तो वैसे मरहेल था, मरहेल मतलब मरा हुआ था पहले से ही, जब लकी उसको मारने गए तो पहले मरा पड़ा था। somebody else has killed कृपा शंकर पांडे, not लकी जायसवाल। the defense lawyer is proving this। And secondly, Lucky Jaiswal has no intention to kill Kripa Shankar Pandey because Lucky Jaiswal is the disciple of Kripa Shankar Pandey। Is it clear? तब आकर के प्रोसिक्यूशन फिर से केस बोलेगा कि लकी जायसवाल ने इनरोल कराया था 1000 रुपए दे करके, लेकिन कृपा शंकर पांडे लेकर के पैसा भाग गया, और ये सफिशिएंट कॉज है कि कृपा शंकर पांडे का खून कर दिया जाए। This gives the sufficient cause to kill Kripa Shankar Pandey that he run away with 1000 rupees। इसलिए लकी जायसवाल के अंदर इंटेंशन है मार डालने का, और इन्होंने मारा होगा। ये कौन कह रहा है, प्रोसिक्यूशन कह रहा है। फिर इनके तरफ से डिफेंस लॉयर आएगा, वो कहेगा अरे भाई ऐसे कैसे कह रहे हो, आई हैव लॉट्स ऑफ मनी। 1000 क्या होता है, अगले महीने में मैं कृपा शंकर पांडे को 5000 रुपए दूंगा। क्या बात कर रहे हो यार, 1000 रुपए के लिए थोड़ी मारूंगा। तो अगले महीने लकी जायसवाल कितने पैसे देने वाले हैं मुझको, 5000 रुपए देने वाले हैं, इसलिए क्या करेंगे, मेरा मर्डर नहीं करेंगे। ठीक है, इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो बेटा फैक्ट इन इश्यू क्या होता है, जो प्लेंटिफ होता है, जो प्रोसिक्यूशन होता है, उस चीज को प्रूफ करता है, और जो डिफेंस होता है, डिफेंडेंट होता है, उस चीज को डिसप्रूफ करता है। राइट, बहुत बढ़िया। अब एक सेकंड, मैं किसी का नाम लेकर के बोलूंगा, जिसका मैं नाम लेकर के बोलूंगा वो क्या करेगा, डायरेक्ट से फैक्ट इन इश्यू की डिफिनीशन पढ़ेगा, उसके बाद में मैं फैक्ट इन इश्यू की डिफिनीशन को और अच्छे से समझाऊंगा। राइट, ठीक है सभी लोग। तो अब प्रीति पांडे का नंबर आ गया। प्रीति पांडे पढ़ो, फैक्ट इन इश्यू का डिफिनीशन पढ़ो। फैक्ट इन इश्यू का डिफिनीशन सेक्शन 3 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में दिया हुआ है, सेक्शन 2 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में दिया हुआ है। चलो पढ़ो। The expression fact in issue means and includes, आवाज नहीं आ रही है? आ रही पढ़ो। Means and includes any fact from which, either by itself or in connection with other facts, the existence, the non-existence, nature or extent of any rights, liability and disability asserted or denied in any suit or proceeding necessarily follows। शांभवी मिश्रा, Yes sir। आप भारतीय साक्ष्य अधिनियम से पढ़ के सुनाओ ये बात। Fact in issue means and includes any fact from which, either by itself or in connection with other facts, the existence, non-existence, nature or extent of any right, liability or disability asserted or denied in any suit or proceeding necessarily as follows। बिल्कुल। बेटा मैं जब डेमो क्लास में पढ़ा रहा था तो मैंने क्या बताया था कि फैक्ट इन इश्यू को मैंने आप लोगों से कभी डायरेक्ट नहीं पढ़वाया था, वो मैं ऐसे ही एक्सप्लेन कर दिया था।
लेकिन मैं इसलिए अब आप लोगों से डायरेक्ट पढ़वा रहा हूँ क्योंकि आपको ये पता चले कि मैं फालतू बातें नहीं कर रहा हूँ। जो बातें डायरेक्ट में लिखी हैं उन्हीं चीज़ को मैं सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ आपको। तो समझो फैक्ट इन इश्यू बेटा क्या होता है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझो आप। एनी फैक्ट कोई सा भी फैक्ट हो, इससे कोई लेना देना नहीं है। एनी फैक्ट, और फैक्ट मैंने बता दिया है पहले। आई हैव एक्सप्लेन्ड व्हाट इज फैक्ट अर्लियर। फैक्ट बताया कि नहीं बताया? दो तरीके के, फिजिकल फैक्ट, मेंटल फैक्ट, ऐसा करके। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो एनी फैक्ट हो, चाहे फिजिकल फैक्ट हो चाहे मेंटल फैक्ट हो, आइदर बाय इटसेल्फ मतलब अपने आप में ही, आर इन कनेक्शन विद एनी अदर फैक्ट, किसी दूसरे फैक्ट के कनेक्शन में क्या करे, गोज ऑन टू प्रूव, मतलब उस चीज को प्रूव करने के लिए, गोज ऑन टू प्रूव आर डिसप्रूव, या तो डिसप्रूव करने के लिए। अब वो चीजें क्या क्या है, व्हाट। मैं अगर बोर्ड होता तो मैं अच्छे से एक्सप्लेन करके बताता, जो कि मैं बताऊंगा कल या परसों जब बोर्ड आएगा। तो कैसे, व्हाट, द नेचर, क्या क्या चीजें बताता है, द नेचर। नंबर 2 द एक्सटेंट ऑफ एनी, दो चीजें बताता है, एक तो नेचर बताता है, एक तो एक्सटेंट बताता है। किस चीज की? 3 चीजों की बताता है, पेरेंट में लिखी हुई है, पढ़ लेना। राइट, लायबिलिटी एंड डिसेबिलिटी। Any fact which either by itself or in connection with any other fact goes on to prove or disprove the nature and extent. Nature means what is the nature of it, what उसकी प्रकृति क्या है। The extent, what is the extent of it, उसकी लिमिटेशन क्या है। अब किस चीज की लिमिटेशन, किस चीज के नेचर की बात की रही है, किस चीज के एक्सटेंट की बात की जा रही है। तो 3 चीजों की, कौन कौन सी? राइट्स होंगे बेटा, या तो लायबिलिटी होगी या तो डिसेबिलिटी होगी। या तो राइट की बात कर रहा होगा, या तो लायबिलिटी की बात कर रहा होगा, या तो डिसेबिलिटी की बात कर रहा होगा। अनिकेत तिवारी, इज इट क्लियर? अनिकेत, बहुत बढ़िया। अब ये राइट, लायबिलिटी, डिसेबिलिटी क्या हो, या तो क्या हो, एक पार्टी क्या करेगी, असर्ट करेगी, asserted by one party and denied by other party। एक पार्टी असर्ट करेगी, एक पार्टी कहेगी कि उसका राइट, उसकी रिलायबिलिटी, उसकी डिसेबिलिटी है, और दूसरी पार्टी कहेगी कि ऐसा कुछ नहीं है। प्रोसिक्यूशन कह रहा था कि लकी जायसवाल ने कृपासागर पांडे का खून किया है। डिफेंस का क्या कह रहा था कि इसने नहीं किया है, राइट। लकी जायसवाल की लायबिलिटी इंपोज की जा रही थी प्रोसिक्यूशन के द्वारा, लेकिन लकी जायसवाल उस लायबिलिटी को क्या कर रहे थे, डिनाई कर रहे थे। तो बेटा क्या हो गया, ये फैक्ट इन इश्यू हो गया। क्या हो गया, ये फैक्ट इन इश्यू हो गया। प्रीति पांडे, समझ आ रही बात? खूब अच्छे से कि थोड़ा थोड़ा? बहुत बढ़िया। कौशिकी सिंह, ये सर समझ आ रहा है। यसी अग्रवाल, ये सर समझ आ रहा है। मुस्कान गुप्ता, समझाओ चलो क्या मैंने बताया, जी सर। बताओ क्या मैंने पढ़ाया। सर आपने फैक्ट इन इश्यू बताया, हाँ। mean can include any fact which either by itself or in connection with other facts, the existence, non-existence, nature or extent by any right, liability or disliability, asserted or denied in any suit or proceeding। बेटा मुस्कान, आपको बेरेट से नहीं पढ़ना था। बेरेट से तो कोई भी पहले भी पढ़ देता। आप बेरेट से पढ़ रही हो ना उसे? जी नहीं सर, मैंने ऑलरेडी आपने जो नोट दिए थे वो लिखे हुए तो उसमें सही पढ़ा। हाँ, तो उसमें से भी नहीं पढ़ना था, आपको वैसे बताना था, अपनी मुंह जबानी बताना था। सर फैक्ट इन इश्यू आर द सेंस, सर समझ बंद कर लो सब। हाँ, कोई बात नहीं, समझ आ गया हो, बस इतना काफी है। धीरज पाठक, are you there and listening to me? Yes, sir. What is fact in issue? What is fact in issue? Sir, fact in issue refers to rights
रिलायबिलिटी या डिसेबिलिटी को या तो प्रूव किया जाता है या डिसप्रूव किया जाता है। बिल्कुल, कोई भी फैक्ट आइदर बाय इटसेल्फ और इन कनेक्शन विद एनी अदर फैक्ट गोज ऑन टू प्रूव और डिसप्रूव। क्या नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ एनी राइट, ऐसे याद करो, राइट, लायबिलिटी और डिसेबिलिटी असर्टेड बाय वन पार्टी डिनाइड बाय अदर, तो क्या हो जाएगा? वो फैक्ट इसी हो जाएगा। अभिजीत, इज इट क्लियर? आकांक्षा बताओ, मैंने क्या बताया? आकांक्षा, कोई भी फैक्ट को जब वो किसी और फैक्ट से कनेक्ट होता है, प्रूफ और डिसप्रूव करता है, नेचर, एक्सटेंट और लायबिलिटी और डिसेबिलिटी प्रूफ करता है या डिसप्रूव करता है। बहुत बढ़िया। और क्या होना चाहिए? वो असर्टेड बाय वन पार्टी होना चाहिए, डिनाइड बाय अदर पार्टी। एक पार्टी को कहना चाहिए कि हाँ इसने ये काम किया है, दूसरी पार्टी को कहना चाहिए इसने काम नहीं किया है। इज इट क्लियर आकांक्षा? बहुत बढ़िया। किसी को ना समझ में आया हो तो अभी पूछे। हम सब हैंड रेज करो और पूछो अगर किसी को ना समझ में आया हो तो। अब मैं आगे बढ़ूं। रुक जाओ। कौशिकी, सॉरी, सुश्री सौम्य शरिता, ये बताओ मैंने क्या बताया फैक्टरी इश्यू में? बोलो। हेलो। हाँ बोलो। एनी राइट, लायबिलिटी और डिसेबिलिटी को प्रूव और डिसप्रूव करना। द नेचर एंड एक्सटेंट हाँ, नेचर एंड एक्सटेंट। asserted by one party denied by other, यस सर। तो क्या हो जाएगा? वो फैक्ट इश्यू हो जाएगा। फैक्ट इश्यू। रক্তিमा चंद, फैक्ट इश्यू का और एक एग्जांपल दीजिए सर। एग्जाम्पल दूं? यस सर। हाँ तो एग्जाम्पल तो दूंगा ही, एग्जाम्पल तो दूंगा ही। यस सर। जस्ट वांट टू आस्क कि एक सेकंड, ये क्या हो गया है? क्या कंटिन्यू राइटिंग, डिस्कार्ड। सर डेफिनेशन तो समझ आया, बट जस्ट वांट टू आस्क कि लेमैन में फैक्ट इश्यू क्या होगा? हाँ देखो, लेमैन में बेटा ये फैक्ट इश्यू होता है जैसे, ध्यान से सुनो सब लोग। सबको पता है ना कि हम सबको जिंदा रहने का अधिकार है। वी ऑल हैव अ राइट टू लिव, राइट टू लाइफ सबके पास है, राइट? अगर कोई हमको क्या कर देता है, मार देता है, इफ somebody kills us, then that person has violated that right to life. Is it clear? तो राइट हमारा था, राइट टू लाइफ। किसी ने मुझको किल कर दिया, मेरी राइट टू लाइफ को हैम्पर कर दिया, तो उसकी क्या बन गई? लायबिलिटी बन गई। अब उसकी लायबिलिटी को क्या किया जा रहा है? मैं असर्ट कर रहा हूं, मेरी तरफ से गवर्नमेंट असर्ट कर रही है कि तुमने मारा है इसको। समझ आ रही बात? एसी अग्रवाल। और वो जो मारा है वो डिनाई कर रहा है इस चीज को कि मैंने नहीं मारा। asserted by one party, denied by others. About what? About the liability, about the right. तो क्या हो जाएगा? वो फैक्ट इश्यू हो जाएगा। अभी समझ में आ गया सबको? एग्जाम्पल था ये। सुश्री सौम्य सरिता, इज इट क्लियर कि कैसे होता है? एक और एग्जाम्पल लेते हैं। Suppose there is a contract between me and Kausiki Singh. There is a contract between Kausiki Singh and Kripasankar Pandey, wherein Kausiki Singh has given a loan of 5,000 crore to me. Now, she has a right over me to ask that loan back. Are you people getting it? कौशिकी सिंह ने मुझे 5,000 करोड़ रुपए उधार दिए। अब उनके पास ये राइट है कि वो मुझसे वापस मांग सकें।
Now she is asking me to pay back that loan, and I'm denying that I will not give you money because I don't owe you any money. Okay? Is it okay? अब क्या हुआ? अब बेटा क्या हुआ? बात आगे बढ़ी और कौशिकी सिंह ने क्या कर दिया? केस फाइल कर दिया हमारे खिलाफ. ये मेरी लायबिलिटी थी कि आई हैव टू पे बैक मनी टू कौशिकी सिंह at the amount of 5,000 crore, and she has a right over me to take back that loan. Is it clear? समझ में आ रहा है सबको? अब मैं डिनाई कर रहा हूं. I am denying that I have taken the loan, and she is saying you have taken the loan. She is asserting this fact that I have taken the loan, and I am denying this fact that I have taken the loan. Now this fact becomes fact in issue. This fact becomes fact in issue whether I have taken the loan or not. This fact becomes fact in issue. सबको समझ में आ रहा है आकांक्षा? रक्तिमा चंदा, बहुत बढ़िया. हर्षिता दीक्षित, यस सर. समझ आया कि थोड़ा थोड़ा कि ज्यादा ज्यादा? सर समझ सब आ रहा है, लेकिन बस नहीं लग रहा है कि आंसर राइटिंग में ये सब आर्टिकुलेट कर पाऊंगी. सब कर ले जाओगी, क्योंकि इसको तो हमने लिख के पहले ही दे दिया आप लोगों को. नोट्स दिया है. नोट्स पढ़ा नहीं पढ़ा? कितने लोगों ने नोट्स पढ़ा? हैंड रेज करो. हैंड रेज करने को बोला हूं. कितने लोग नोट्स पढ़े हो? हैंड रेज करो. सिर्फ 13-14 लोगों ने किया है. 16 लोगों ने सिर्फ पढ़ा हुआ है. सिर्फ 16 लोगों ने पढ़ा हुआ है. आयुषी मिश्रा बेटा आप ये बताओ कि नोट्स जब आपने पढ़ा तो कैसा लगा? अच्छा था सर. मतलब टू द पॉइंट था कि बकवास बातें थी? नहीं सर, टू द पॉइंट था और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में था. बस एक वन में समझ में आने वाली चीज़ थी. बेटा उस चीज़ को और भी अच्छे से समझ में आने के लिए क्या कर रहा हूँ मैं? क्लास में और चीज़ें चिल्ला के समझा रहा हूँ. यस सर. तो अब इसके बाद में भी अगर आप डिलीवर नहीं कर पाओगे तो किसकी गलती? मेरी गलती. क्या बात है मेरा बच्चा. ये बता सकते हैं फैक्ट इशू को. फैक्ट इशू जो है वो कोई भी फैक्ट जो एक पार्टी के राइट्स और दूसरी पार्टी के लायबिलिटीज़ को डिसाइड करे, और वो एक पार्टी असर्ट करे और दूसरी डिनाई कर रही है. मतलब सिंपल लैंग्वेज में ऐसे समझ सकते हैं उसको. कितनी होशियार हो. मतलब आयुषी तुमको सलाम है. बहुत बढ़िया. ऋचा रॉय समझ में आ गया बेटा आपको बात? जी सर. खूब अच्छे से. बहुत अच्छे से. बहुत बढ़िया. एग्जाम्पल भी सबको समझ में? हैंड डाउन कर लो यार. अब हैंड डाउन कर लो सब लोग. लकी अभी भी हैंड डाउन नहीं किया, देख रहे हो? हाँ निधि बोलो. निधि कुछ कहना है? ओके. अब ये बताओ कि एग्जाम्पल भी सबको समझ में आ गया हो तो थम्स अप कर दो फैक्ट इन इश्यू का. बहुत बढ़िया. अब हम पहुंच जाते हैं किस पे? फैक्ट इन इश्यू को बेटा प्रूफ कैसे करोगे? फैक्ट इन इश्यू को प्रूफ कैसे करोगे? तो फैक्ट इन इश्यू कैन बी प्रूव्ड बाय टू टाइप्स ऑफ एविडेंसेस. फैक्ट इन इश्यू कैन बी प्रूव्ड बाय टू टाइप ऑफ एविडेंसेस. नंबर फर्स्ट डायरेक्ट एविडेंस. नंबर सेकंड विद द हेल्प ऑफ रिलेवेंट फैक्ट और सर्कमस्टांशियल एविडेंस. ऋचा रॉय बताओ कि रिलेवेंट फैक्ट कहां से कहां तक में दिए गए हैं एविडेंस एक्ट में और भारतीय साक्ष्य अधिनियम में? एविडेंस एक्ट में 6 से लेके 55 तक, और बीएड में 4 से लेके 50 तक. कि कहां से? फिर से बोलो बीएससी में. 3 से. हाँ 3 से 50 तक. 4 क्यों बोला था अभी? सर गलती हो गई सर. हाँ जूते से मारूंगा गलती करोगी. तकरीबन
फैक्ट इन इशू को प्रूव करने के लिए क्या होता है? दो तरीके के एविडेंस दिए जा सकते हैं। एक तो डायरेक्ट एविडेंस दिया जाएगा बेटा, और या तो क्या हो जाएगा, सर्कमस्टांशियल एविडेंस दिया जाएगा, जिसको रेलेवेंट फैक्ट कहते हैं। आइदर इट कैन बी प्रूव्ड बाय डायरेक्ट एविडेंस, या तो रेलेवेंट फैक्ट के द्वारा। और रेलेवेंट फैक्ट को क्या कहते हैं, सर्कमस्टांशियल एविडेंस कहते हैं। ठीक है दुबे? ओके, बहुत बढ़िया। अच्छा ये बताओ, कोई डायरेक्ट एविडेंस क्या होते हैं? आईसी मिश्रा बताओ, ओरल एविडेंस क्या होता है? आईसी मिश्रा। सर ओरल एविडेंस वो होता है जब कोई इंसान जो है वो कोर्ट में प्रेजेंट होता है और कोर्ट की परमिशन के थ्रू वो अपना टेस्टिमनी देता है। क्या बात है, क्या बात है। डम विटनेस किस सेक्शन में है? ओरल नहीं आएगा क्या? 119 में है सर, सेक्शन 1 अच्छा सेक्शन बताना था। अच्छा हम उनको नहीं बताना किसमें आएगा ओरल डॉक्यूमेंट। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बहुत अच्छे, बहुत तेज बच्चे हैं हमारे। देखो स्नेहा तिवारी ने बता दिया तुरंत, सारिका सेन ने बता दिया तुरंत। बहुत अच्छे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, बहुत मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है। इतना प्राउड फील हो रहा है कि मैं मतलब बोल नहीं पा रहा हूँ, अटक रही है मेरी जबान, अटक रही है अब। इतना प्राउड फील कर गया मैं इमोशनल हो रहा हूँ आप लोगों की परफॉर्मेंस से। ठीक है, ओके। नाउ मैंने क्या बताया बेटा कि दो तरीके से इसको प्रूव किया जाता है। एक तो एक तो डायरेक्ट एविडेंस से, या तो रिलेवेंट फैक्ट से। ठीक है, अब डायरेक्ट एविडेंस क्या होगा? डायरेक्ट एविडेंस होता है जिस चीज को का कोई डायरेक्ट विटनेस हो। जैसे मैं ये पढ़ा रहा हूं, इसके आप लोग डायरेक्ट विटनेस हो। किसी ने किसी का मर्डर करते हुए किसी को देखा, कोई चीज देखने लायक थी, उसको उसने देखा, तो क्या है वो डायरेक्ट एविडेंस है। अगर कोई चीज सुनाई देने वाली थी और उसको किसी ने सुना, तो क्या है वो डायरेक्ट एविडेंस है। निधि विमल, समझ आ रही बात? हाँ, अगर किसी चीज को बोल के बताया जाना था तो और किसी ने बोला, तो क्या है डायरेक्ट एविडेंस है। किसी चीज को टच करके पता किया जाना था और किसी ने टच किया, तो क्या है डायरेक्ट एविडेंस है। अब कोई ये मत घुसेड़ने लगना कि ये तो दूसरा टाइप का कोई, अभी मैं समझाने के लिए बता रहा हूं कि डायरेक्ट एविडेंस कैसे होते हैं। डायरेक्ट एविडेंस जिस व्यक्ति ने परसीव किया वही आकर के बता रहा है, तो बेटा वो डायरेक्ट एविडेंस है। लेकिन सारी चीजें डायरेक्ट एविडेंस, जैसे किसी ने अगर कब मर्डर किया कभी, तो उसका डायरेक्ट एविडेंस तो होता नहीं है मोस्टली। कि होता है? कितने लोग मानते हैं कि मर्डर का डायरेक्ट एविडेंस जल्दी मिल जाता है, और कितने लोग नहीं मानते हैं? हम सब कर दो यार। बिल्कुल नहीं मिलता। तो बेटा जब उसका डायरेक्ट एविडेंस नहीं मिलेगा तो उसको प्रूफ करने के लिए क्या करोगे? रिलेवेंट फैक्ट जुटाओगे। और वो रिलेवेंट फैक्ट जब जुट जाएंगे तो एक रिलेवेंट फैक्ट, दो रिलेवेंट फैक्ट, तीन रिलेवेंट फैक्ट, चार रिलेवेंट फैक्ट, सब मिल करके क्या बना देंगे? सर्कमस्टांशियल एविडेंस बना देंगे। और वो सर्कमस्टांशियल एविडेंस से प्रूफ कर देगा कि दैट पर्सन हैज किल्ड दैट पर्सन, मर्डर हुआ है। इस चीज को कैसे प्रूफ किया जाएगा? रिलेवेंट फैक्ट से प्रूफ किया जाएगा। राइट? इज इट क्लियर टू एवरीवन? जैसे इसका एग्जांपल मैं जल्दी छोटा सा एग्जांपल लूंगा। किसके यहाँ मान लीजिए कि स्नेहा तिवारी का एग्जांपल लेता हूँ। स्नेहा तिवारी है क्लास में? अच्छा हाँ है। इनका एग्जांपल लेता हूँ, ध्यान से सुनिए सब लोग। स्नेहा तिवारी के क्लास में, स्नेहा तिवारी के क्लास कह रहा हूँ। स्नेहा तिवारी ने क्या किया? डिनर पर इनवाइट किया। डिनर पर अभी मत इनवाइट करो मुझे। अभी क्या करो, मैं क्या करता हूँ, स्नेहा तिवारी से लोन ले लेता हूँ। कितने रुपए का? कितने रुपए का लोन ले लूँ? आयुषी बताओ, कितने रुपए का लोन लूँ मैं इनसे?
1000 crore. चलो, मैंने इनसे स्नेहा तिवारी से क्या लिया, 1 लाख करोड़ का लिया। 1000 करोड़ में क्या होगा, 1 लाख करोड़ रुपए का मैंने क्या लिया, इनसे लोन ले लिया। अब बेटा ये मांग रही है मुझसे क्या, अच्छा ठीक है, अब वही 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 ले करके मर जाना है। अभी ध्यान से सुनो एग्जाम्पल में, 1 लाख करोड़ का, 1 लाख करोड़ का मैंने इनसे ले लिया लोन, ठीक है, और मैंने कहा था कि 1 जनवरी 2025 को बेटा मैं वापस कर दूंगा। 1 जनवरी 2025 और मतलब इन्होंने फ़ोन किया, इन्होंने कहा कि हैप्पी न्यू ईयर। मैंने कहा न्यू ईयर तो हैप्पी नहीं है मेरा तो इन्होंने कहा कि क्यों, इन्होंने कहा, मैंने कहा कि अगर पैसा मांगोगी तो मेरा न्यू ईयर कैसे हैप्पी रह जाएगा। लेकिन फिर भी इन्होंने क्या किया, पैसा मांग लिया मुझसे। कितना पैसा मांगा, 1 लाख करोड़ मांगा मुझसे। और मैंने कहा कि भैया मैंने तो तुमसे लिया ही नहीं था, मैंने नहीं लिया था तुमसे पैसा। तो क्या किया इन्होंने सोचा कि लिए तो थे तुम, अब मैं तुम्हें बताऊंगी। तो क्या किया इन्होंने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, छोटा बच्चा है, इसको माफ कर देती हूँ। अभी 1 ही लाख करोड़ रुपए की तो बात है। तो बेटा ध्यान से सुनो, हुआ क्या कि इन्होंने क्या किया, इन्होंने पैसा मांगा, मैंने वापस नहीं किया। लेकिन इन्होंने सोचा कि दूसरे जुगाड़ से, घी टेढ़ी उंगली निकलती है, सीधी उंगली नहीं निकलती। तो इन्होंने क्या किया, मुझको इनवाइट कर लिया, डिनर पर इनवाइट किया। किस पे इनवाइट किया बेटा मुझको, इन्होंने डिनर पर इनवाइट किया। तो बेटा जब इन्होंने अपने घर पे इन्होंने मुझको डिनर पर इनवाइट किया, तो क्या किया इन्होंने अपने घर पे अपनी मम्मी से, अपने पापा से, अपने भाई बहन से सबसे बता रखा था कि आज इससे मैं 1 लाख करोड़ या तो निकाल लूंगी या तो इसकी जान निकाल लूंगी। और इनके घर वाले कहे कि ठीक है जो मन को करो, ठीक है। सब लोग कहे कि मैं जा रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं कहीं और तुम इससे निकाल लो सब पैसा वैसा। इन्होंने क्या किया बेटा, प्रिपरेशन के टाइम पे गई, सामान खरीदा इन्होंने, खाना वाना बनाने का हर चीज, और उसी के साथ में इन्होंने क्या खरीदा, जहर खरीद लाई। स्नेहा तिवारी जी जहर खरीद के लाती हैं और खूब बढ़िया बढ़िया पकवान बनाती हैं मेरे लिए। शी हैज प्रिपेयर्ड सो मेनी डिशेस फॉर मी। अब मैं इनके घर से 15 किलोमीटर दूर पे ही जैसे पहुंचा हूं, महक रहा है खाना, और मैं एक लालची आदमी, मुझको महक गया खाना, और मैं कहा अब तो मेरा पेट भर जाएगा, जो कि कभी नहीं भरता इतना जल्दी, ठीक है। तो क्या किया, मैं पहुंचा, और मैं जैसे ही पहुंचा वहां पे इन्होंने कहा कि खाना खा लीजिए, खाना लगा हुआ है। और मेरे साथ ये भी बैठ करके खाना खा रही है। लेकिन जो थाली मुझको दी गई है बेटा, जो थाली मुझको दी गई वो पॉइजनस थी, वो पॉइजनस थी। उसको मैंने खा लिया, स्वाद बहुत अच्छा था, मैं सब खा गया। अब फिर भी मेरे अंदर इम्यूनिटी बहुत है, मैं मर नहीं रहा हूँ। इनको लगा यार लो यार, वो भी मतलब धोखेबाज निकला। तो इन्होंने क्या किया, आफ्टर डिनर वॉक के, इन्होंने कहा चलो आफ्टर डिनर वॉक चलते हैं सर। तो हम लोग चल गए, और जैसे ही हम बाहर गए 5 मिनट बाद मेरे मुंह से झाग निकलने लगा, मैं मरने लगा। और जैसे ही मैं मरने लगा वैसे ही इन्होंने क्या किया, छोड़ करके चल गई। वो छोड़ करके भागी कि अब मेरा काम तो सक्सेसफुल हो गया, ये पैसा नहीं दे रहा था, इसको मरना ही था, मर जाने देती हूँ इसको। ये इतनी बात समझ में आई सबको। और मैं क्या हुआ, मैं मर गया। इतनी बात अगर फैक्ट सबको समझ में आ गया, थम्स अप कर दो अगर फैक्ट सबको समझ आ गया हो तो। बहुत बढ़िया। अब बेटा इसका कोई आई विटनेस तो है नहीं, रात का समय है, सुनसान जगह है, मैं मर चुका हूं, कोई आई विटनेस नहीं है जिसने देखा हो कि, क्योंकि मैंने तो इनके घर में खाना खाया था ना। इन्होंने कोई चाकू से तो मुझे मारा नहीं, इन्होंने तो कोई गोली मुझे मारी नहीं, मुझे इन्होंने चुपके से जहर खिला दिया और मैं मर गया। इसका कोई आई विटनेस तो हो नहीं सकता। तो इसके लिए बेटा क्या जुटाए जाएंगे, रिलेवेंट फैक्ट्स जुटाए जाएंगे। तो पहला रिलेवेंट फैक्ट क्या जुटाया जाएगा कि शी हैज गिवन मी 1 लाख करोड़ रुपीज। तो और मैं उसको वापस नहीं कर रहा था, तो इसका मतलब बेटा इनके पास प्रॉपर मोटिव था कि मेरा मर्डर कर सकें। नंबर 2, इन्होंने मुझको डिनर के लिए इनवाइट किया। शी हैज एन अपॉर्चुनिटी टू किल मी। शी हैज परचेज्ड पॉइजन
इसका मतलब शी हैज मेड द प्रिपरेशन टू किल मी। बेटा जैसे ही मेरे मुंह से झाग निकलने लगा और मैं गिर पड़ा, वैसे ही क्या हुआ, ये मुझको छोड़ करके भाग गई। शी हैज एब्सकॉन्डेड। ये इनका क्या हुआ, सब्सिक्वेंट कंडक्ट हुआ स्नेहा तिवारी जी का। और बेटा क्या हुआ, मैं मर गया। तो इनके ये सारे एक्ट का क्या इफेक्ट आया, मेरी मौत हो गई, मैं मर गया, इनका पीछा छूट गया मुझसे। समझ रहे हो सब लोग? तो क्या हुआ बेटा, क्या होता है इसमें कि ये सारे रिलेवेंट फैक्ट को कि लोन से लगा करके मेरी मृत्यु तक की सारे रिलेवेंट फैक्ट को अगर जोड़ दिया जाए इकट्ठा, तो क्या पता चलता है कि मेरा कत्ल किसने किया? आयुषी मिश्रा, किसने किया? स्नेहा शायद, जिसको भी बोले थे आप वो। हाँ, स्नेहा तिवारी ने किया। चेन ऑफ सर्कमस्टांसेस जो है वो कंप्लीट हो गया। बिल्कुल, इसका कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं था, लेकिन बेटा चेन ऑफ सर्कमस्टांसेस मतलब रिलेवेंट फैक्ट 1 कि हमने इनसे लोन लिया, रिलेवेंट फैक्ट 2 कि मैं वापस नहीं कर रहा हूँ, रिलेवेंट फैक्ट 3 कि इन्होंने मुझे घर पे बुलाया डिनर के लिए, रिलेवेंट फैक्ट 4 कि इन्होंने पॉइजन खरीदा, रिलेवेंट फैक्ट 5 कि मेरे साथ आफ्टर डिनर वॉक पे गई, रिलेवेंट फैक्ट 5 कि मेरे मुंह से जैसे ही झाग निकला है छोड़ के भाग गई, रिलेवेंट फैक्ट 6 कि मैं मर गया। और बेटा जब इस सबको क्लब कर दोगे, तो बेटा क्या बन जाएगा ये? तो क्या बन जाएगा ये? सर्कमस्टांशियल एविडेंस बन जाएगा। और ये क्या हो जाएंगी? पकड़ी जाएंगी कि इन्होंने ही उस बेचारे कृपाशंकर पांडे का खून किया। इसका मतलब फैक्ट इन इश्यू क्या था? फैक्ट इन इश्यू ये था बेटा, फैक्ट इन इश्यू ये था कि वेदर स्नेहा तिवारी हैज किल्ड कृपाशंकर पांडे और नॉट। और इस चीज के लिए एविडेंस क्या दिया गया? डायरेक्ट एविडेंस नहीं था, किसी ने नहीं देखा था, तो सारी रिलेवेंट फैक्ट को जोड़ करके क्या बना दिया गया? सर्कमस्टांशियल एविडेंस बना दिया गया और ये प्रूफ कर दिया गया कि स्नेहा तिवारी हैज किल्ड कृपाशंकर पांडे। इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो मैंने क्या बोला? बेटा क्या बोला? मैंने बोला कि फैक्ट इन इश्यू को 2 तरीके से प्रूफ किया जा सकता है। कैसे? डायरेक्ट एविडेंस से, और अगर डायरेक्ट एविडेंस ना हो तो सर्कमस्टांशियल एविडेंस से। अगर किसी ने कत्ल करते हुए मेरा देखा होता कि इन्होंने, मान लीजिए स्नेहा तिवारी ने मेरा गला काट दिया, किससे? तलवार से, और इसको किसने देखा? मुस्कान गुप्ता ने देखा अगर, तो बेटा मुस्कान गुप्ता क्या है? डायरेक्ट एविडेंस है। वो क्या कोर्ट में जा करके डायरेक्टली बताएंगी कि हाँ मैंने देखा था, इसी लड़की ने इनका सिर काटा है। समझ रहे हो? लेकिन बेटा अगर मुस्कान गुप्ता वहां पे मान लो ना होती तो क्या प्रूफ होता? सर्कमस्टांशियल एविडेंस से प्रूफ होता। सबको समझ में आ गई ये बात? हम अगर हैंड रेज कर दो जिसको ना समझ में आया हो। हाँ रोहित बोलो। सर अगर मान लीजिए बॉडी का पोस्टमार्टम या ऑटोप्सी वगैरह होती है तो उसमें जहर आता है, तो वो सर किसमें आएगा? डायरेक्ट बेटा वो भी सर्कमस्टांशियल एविडेंस है। वो डायरेक्ट एविडेंस कैसे हो जाएगा? वो भी बेटा पॉइजन कैसे पता करोगे? वो तो ऑटोप्सी से ही पता करोगे ना। वो तो मेरा चेहरा देख के पता चलेगा नहीं ना कि मैं पॉइजन खाया हुआ हूँ। वो तो पोस्टमार्टम के बाद में ही तो पता चलेगा ना कि मैंने जहर खाया। हाँ, अब नेहा मौर्य आप कुछ बोलना चाहती हैं, बोलिए। नेहा मौर्य आपने हैंड रेज किया हुआ, बोलो। इज इट क्लियर टू एवरीवन? हाँ बोलो क्या बोलना था? अच्छा ओके, सबको समझ आ गया बाबू? सबको समझ आ गया कि मेरा खून किसने किया? स्नेहा तिवारी ने किया। सबको समझ आ गया? अगर मेरा खून होता है तो उसके जिम्मेदार कौन होगा? स्नेहा तिवारी होंगी। सबको समझ आ गया है? सब लोग गवाही दोगे ना? तो अगर मैं मरता हूं तो आप लोग कोर्ट चले जाना और कह देना कि किसने मारा? स्नेहा तिवारी ने मारा। ठीक है? नाउ अगर ये चीज समझ में आ गई हो तो बेटा हम अगले स्टेज पर पहुंच जाते हैं। अगला स्टेज क्या है? प्रिजम्पशन है। प्रिजम्पशन
प्रिजम्पशन क्या है? पहले दो चीज है। पहला चीज, प्रिजम्पशन क्या होता है? व्हाट इज प्रिजम्पशन? प्रिजम्पशन को उपधारणा कहते हैं हिंदी में, उपधारणा। प्रिजम्पशन इज नॉट डिफाइंड, प्रिजम्पशन इज नॉट डिफाइंड इन द अंडर द इंडियन एविडेंस एक्ट, नाइदर इन द भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। ओके, अब प्रिजम्पशन, व्हाट इज प्रिजम्पशन? प्रिजम्पशन होता क्या है? और प्रिजम्पशन के टाइप कितने होते हैं? तो 3 टाइप के होते हैं, मे प्रिज्यूम, सेल्फ प्रिज्यूम, कंक्लूसिव प्रूफ। 3 तरीके के। मे प्रिज्यूम को बेटा क्या कहते हैं? प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट कहते हैं। सेल्फ प्रिज्यूम को क्या कहते हैं? प्रिजम्पशन ऑफ लॉ कहते हैं। और कंक्लूसिव प्रूफ को भी प्रिजम्पशन ऑफ लॉ कहते हैं। सेल्फ प्रिज्यूम को रिबटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ कहते हैं, कंक्लूसिव प्रूफ को इररिबटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ कहते हैं, और मे प्रिज्यूम को रिबटेबल प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट कहते हैं। ये बात समझ में आ गई सबको? अब प्रिजम्पशन होता क्या है? अब प्रिजम्पशन होता क्या है ये समझा देते हैं आपको जल्दी जल्दी। सब लोग तैयार हो? सब लोग तैयार हो इस चीज को समझने के लिए? थम्स अप कर दो। जल्दी जल्दी नहीं सर, आराम से पढ़ाई नहीं तो कल की दिन तो नहीं 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 नहीं, जल्दी जल्दी मतलब ये सारी चीजें मैं पहले से पढ़ा चुका हूँ, तो बस ऐसे एक्सप्लेन कर देना छोटा सा, बस। ठीक है? नहीं, नोट्स बना रहे हैं तो सीक्वेंस में रहेगा तो ठीक रहेगा। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो प्रिजम्पशन, उपधारणा, प्रिजम्पशन होती क्या है? when you go before the court, जब आप कोर्ट के समक्ष जाते हो बेटा, और उसके समक्ष आप क्या फैक्ट नंबर 1 प्रूफ कर दिए, फैक्ट नंबर 2 प्रूफ कर दिए, फैक्ट नंबर 3 प्रूफ कर दिए, तो फैक्ट नंबर 4 को वो अपने आप मान लेता है। फैक्ट नंबर 4 को बेटा वो अपने आप मान लेता है कि फैक्ट नंबर 4 अपने आप प्रिज्यूम्ड है कि वो फैक्ट नंबर 4 होगा ही होगा। अगर फैक्ट नंबर 1 प्रूफ्ड है, फैक्ट नंबर 2 प्रूफ्ड है, फैक्ट नंबर 3 को प्रूफ्ड है, तो फैक्ट नंबर 4 अपने आप ही हो जाएगा, उसको होना ही होना है भाई, लॉजिकल डिडक्शन। अब एग्जाम्पल मैं इसको अगर इंग्लिश में बोलूं, तो व्हेन यू गो बिफोर कोर्ट एंड प्रूव सम फैक्ट नंबर 1, फैक्ट नंबर 2, फैक्ट नंबर 3, देन court presume the existence of fact number 4. The court presume the existence of fact number 4, and you no longer required to prove that for fact number 4 or fact number 5. Is it clear? Effect of presumption is you are no longer required to prove that fact. आयुषी मिश्रा, समझ आ रही बात? सर ये तो मे प्रिज्यूम वाला हो गया ना सर, कि यहाँ पे कोर्ट के पास डिस्क्रिप्शन है कि वो करे या ना करे, क्योंकि शैल और कंक्लूसिव वाले में तो फिर ये है कि कोर्ट को करना ही करना है उन इंट्रेंसेस पे। बेटा आयुषी, अभी मैं खाली प्रिजम्पशन बता रहा हूँ कि प्रिजम्पशन होता क्या है। अभी मैं मे प्रिज्यूम, सेल्फ प्रिज्यूम, कंक्लूसिव प्रूफ अभी बताऊंगा आगे। अभी ये समझ रही हो ना कि प्रिजम्पशन होता क्या है? प्रिजम्पशन, अगर हम कोर्ट के बिफोर गए, हमने कोई 1-2 चीज प्रूफ की, इवन सेल्फ प्रिज्यूम में भी हमें 2-3 चीज़ें पहले प्रूफ करनी पड़ती हैं, कंक्लूसिव प्रूफ में भी हमें 1-2 चीज़ें प्रूफ करनी पड़ती हैं, फिर जाकर के वो फिर लास्ट चीज़ को क्या करते हैं, मान लेता है। आई बात समझ? जब कंक्लूसिव प्रूफ में बेटा, अभी मैं एग्जांपल कंक्लूसिव प्रूफ का ही ले लूँगा, तो मेरे प्यारे बच्चे आयुषी को समझ आ जाएगा। ठीक है? हाँ, अभी ठीक है। तो अभी बेटा देखो, अभी मैं खाली प्रिजम्पशन बता रहा हूँ कि व्हाट इज प्रिजम्पशन। प्रिजम्पशन इज नोवेयर डिफाइंड इन द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, नाइदर इट इज डिफाइंड इन कहाँ, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2000। क्योंकि भारतीय साक्ष्य अधिनियम में इन्होंने कुछ दिमाग नहीं लगाया है, क्या कर लिया है, सब कॉपी पेस्ट कर लिया। कहाँ से? इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 से, और उसका हिंदी नाम दे दिया है क्या, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, और कह दिया कि अभी भारतीय हो गया। जैसे भाई मैं आयुषी मिश्रा का नाम बदल करके क्या कर दूं, आयुषी तुम्हारा नाम अगर मैं बदलूं तो क्या रख दूं, राशि। चलो आयुषी मिश्रा का नाम मैं बदल करके राशि मिश्रा कर दूं, तो बेटा ये बदल तो जाएंगी नहीं, ये तो रहेंगी वही ना, इनके पास दिमाग वही रहेगा, इनके पास ब्रिलियंसी वही रहेगी, इनके पास वो तेज मस्तिष्क ये वही रहेगा ना। उसी तरह से बेटा भारतीय साक्ष्य अधिनियम ने कुछ नहीं किया है, सिर्फ क्या कर दिया है सिर्फ क्या कर दिया है बेटा, सिर्फ नाम चेंज कर दिया है, उससे कुछ बदला नहीं है। ठीक है? सर तो
सर तो फिर चेंज करने की क्या जरूरत? बेटा चेंज करने की जरूरत ये थी कि वो अंग्रेजों ने नाम दिया था, ये हम नाम दे देंगे तो अब ये हमारा हो जाएगा, तब उनका था। बेटा लड़की को शादी करके जब घर लाते हो, लड़की जब शादी करके घर आती है, ठीक है, मतलब मान लो कोई दुल्हन घर आती है शादी करके, तो उसका नाम कई बार लोग चेंज कर देते हैं प्यार से, ठीक है। और जब बेटा नाम चेंज कर देते तो वो लड़की चेंज नहीं हो जाती, क्या हो जाता है सिर्फ चेंज, वो ये मोहर लगा देते हैं कि आज से ये इस खानदान की लड़की हो गई, इस खानदान की बहू हो गई। आई बात समझ सारिका सेन? तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कुछ नहीं किया है, सिर्फ नाम चेंज कर दिया है उस बहू का, ठीक है, और सब कुछ वही है। उसको अपने खानदान की बहू बनाने के लिए इन्होंने नाम चेंज कर दिया है। इज इट क्लियर? यस सर। सबको ये वाली बात समझ में आ गई? थम्स अप कर दो। तो इससे पता चला कि आयुषी का नाम घर का राशि भी है, ठीक है। सब आई बात समझ सबको? नहीं, कल नहीं बताएंगे, आज बता करके खत्म करेंगे, आज बता खत्म करेंगे। कल हम अगली चीज पढ़ाएंगे, कल हम रेलेवेंसी पढ़ाएंगे, रोज प्रिजम्पशन थोड़ी पढ़ाएंगे। तो बेटा क्या बताया मैंने, प्रिजम्पशन मतलब जब आप कोर्ट के बिफोर जाते हो, व्हेन यू गो बिफोर द कोर्ट एंड प्रूव फैक्ट 1, फैक्ट 2, फैक्ट 3, देन कोर्ट presume the existence of fact 4 and you are no longer required to prove that fact 4, ठीक है। meaning thereby the effect of presumption is that you are no longer required to prove that fact। हमने जब रोल ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट बता रहे थे तो हमने बताया था कि which fact need not required to be proved। therein I had told you that admitted fact, presumed fact, judicially noticeable fact not required to be proved। तो बेटा presumed fact, अब इसका एग्जांपल लेते हैं। सपोज मेरी एक किसी लड़की से शादी होती है, उस लड़की के मम्मी पापा और मेरी मम्मी पापा क्या मिलते हैं, जुलते हैं और शादी फिक्स करते हैं। फैक्ट नंबर 1 कि मेरी किसी लड़की से शादी फिक्स हुई, समझ रहे हो सब लोग? मेरी किसी लड़की से शादी फिक्स हुई, फैक्ट नंबर 1। नंबर 2 मेरी शादी हो गई उस लड़की के साथ, नाउ शी इज माई वाइफ एंड आई एम हर हस्बैंड। नंबर 3 बेटा मुझको 1 महीने बाद पता चलता है कि वो 5 महीने की प्रेग्नेंट है, 1 महीने बाद पता चलता है कि वो 5 महीने की प्रेग्नेंट है, ठीक है बेटा। लेकिन लॉ कहता है, मतलब फैक्ट नंबर 1 प्रूफ हुआ कि शादी मेरी तय हुई, फैक्ट नंबर 2 प्रूफ हुआ कि मेरी शादी हुई उस लड़की के साथ, फैक्ट नंबर 3 अपने आप मान लिया जाएगा कि वो जो बच्चा है वो मेरा है, मतलब बाप चाहे जो हो, बाप कहलाऊंगा मैं। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर टू एवरीवन? ये प्रिज्यूम्ड कर लिया गया, एक कंक्लूसिव प्रूफ हो गया आयुषी बेटा, एक कंक्लूसिव प्रूफ हो गया कि मैरिज इंडिकेट करेगी कि जिसके साथ मैरिज हुई है वही उसका क्या होगा, फादर होगा। वो प्रेग्नेंट चाहे जिससे हो गई हो, राइट? इररिवर्सिबल बेटा होगा, लेकिन उसको रिवर्ट किया जा सकता है किससे? नॉन एक्सेस से प्रूव किया जा सकता है कि वो मेरा बच्चा नहीं है। हाँ, ये लिखा हुआ है उसी प्रोविजन सेक्शन 112 बेटा जब पढ़ोगी तो उसमें लिखा हुआ है कि मैं उस लड़की से कभी मिला ही नहीं, मैं उस लड़की से उस डेट को, यानी आज कौन सी डेट है, आज ही शादी कर लेता हूँ, रुक जाओ, आज डेट कौन सी है, 16 तारीख है, 16 जुलाई 2024 के पहले मैं उसको कभी जानता ही नहीं था, ठीक है। मेरे मम्मी पापा सब फिक्स कर दिया, उन्होंने कहा कि बेटा तुम लड़की देखने जाओगे, मैंने कहा पापा आपने देख लिया, बस हो गया, कुछ नहीं देखना उखना है, जिससे कह दोगे उससे शादी कर लूंगा। और उन्होंने करवा दिया मेरी शादी 16 जुलाई 2024 को। मैं उस लड़की की शक्ल देख रहा हूँ, उसके पहले मैं उसको जानता नहीं था, ठीक है बेटा। और हो गई मेरी शादी 16 जुलाई को, और 16 अगस्त को मुझे पता चलता है कि इसने आज़ादी के झंडे पहले ही गाड़ दिए हैं, ठीक है।
तो बाप कौन कहलाएगा? मैं खुद कहलाऊंगा, कोई और नहीं कहलाएगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर टू एवरीवन? अब इस चीज का रिबट कैसे किया जाता है? इररिबटेबल प्रिजम्पशन तो है, इसको फालतू की चीजों से रिबट नहीं किया जाता। लेकिन अगर मैं नॉन एक्सेस प्रूव कर दूं कि मैं 16 जुलाई 2024 के पहले उस लड़की को जानता ही नहीं था, उसे कभी मिला ही नहीं, तो क्या हो जाएगा? नॉन एक्सेस हो जाएगा। बेटा कोई फोन से प्रेग्नेंट नहीं हो जाता जब तक फिजिकल एक्सेस ना हो एक दूसरे का। जब तक एक लड़का और एक लड़की, हाँ बोलो। सर अगर ऐसा है तो फिर ये जो शैल प्रिज्यूम है और कंक्लूसिव प्रूफ है, इसमें डिफरेंस क्या होगा? क्योंकि शैल प्रिज्यूम में तो यही होगा ना। कंक्लूसिव प्रूफ में सिर्फ और सिर्फ एक ही एक्सेप्शन, एक ही रिबट दिया जा सकता है, नॉन एक्सेस का। और सेल प्रिज्यूम में बेटा बहुत सारे वो दिए जा सकते हैं, ऑप्शंस हैं उसमें प्रूव करने के लिए उसको। ठीक है सर, थैंक यू सर। हाँ, तो इसमें क्या हो जाएगा? मैं नॉन एक्सेस प्रूव कर दूंगा कि 16 जुलाई 2024 के पहले मैं उसको जानता ही नहीं था। आई हैव नेवर सीन हर बिफोर। वो बच्चा किसी और का ही होगा, मेरा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम और वो फिजिकली कभी मिले ही नहीं। बेटा कोई फोन से प्रेग्नेंट नहीं हो जाता, उसको फिजिकली मिलना होता है। समझ रहे हो सब लोग? क्या है? नॉन एक्सेस है, और नॉन एक्सेस से हम क्या कर देंगे? रिबट कर देंगे इस चीज को। दूसरी चीज, अगर हम मान लीजिए कि हम और वो लड़की लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, लेकिन क्या है, मैं क्या हूं? इम्पोर्टेंट हूं, मैं इम्पोर्टेंट हूं, तो क्या हो जाएगा? नॉन एक्सेस हो जाएगा। विदाउट सेक्सुअल इंटरकोर्स देयर कांट बी द प्रेगनेंसी। अब तो नया नया मतलब वो जो सिस्टम है उसकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो जनरल फिनोमिनन की बात कर रहा हूं। समझ रहे हो सब लोग? अगर मैं इंपॉर्टेंट हूं या तो वो लड़की इंपॉर्टेंट है, तो क्या हो जाएगी? नॉन एक्सेस हो जाएगी। बेटा प्रेगनेंसी हो नहीं सकती। लेकिन अगर वो इंपॉर्टेंट होती तो प्रेग्नेंट कैसे हुई होती? तो कौन इंपॉर्टेंट हुआ? मैं इंपॉर्टेंट हुआ। तो अगर मैं इंपॉर्टेंट था तो क्या हुआ? नॉन एक्सेस हो गया। और बेटा जब नॉन एक्सेस हो गया तो मेरा बच्चा नहीं हो सकता। इज इट क्लियर टू एवरीवन? हिंदू लॉ में बेटा जब पढ़ोगे तो पढ़ोगे कि इंपोर्टेंसी दोनों की हो सकती है, मेल की भी फीमेल की भी। मेल की भी हो सकती है, फीमेल की भी हो सकती है। इंपोर्टेंसी मेडिकल इंपोर्टेंसी होती है, फिजिकल इंपोर्टेंसी होती है, सोशल इंपोर्टेंसी होती है, साइकोलॉजिकल इंपोर्टेंसी होती है। ये सब हिंदू लॉ में पढ़ोगे। इंडियन एविडेंस का डोमेन वो नहीं है। राइट? समझ में आ रही सबको बात? समझ में आ रही सबको बात? अब कुछ चीजें जल्दी जल्दी नोट डाउन कर लो, जल्दी जल्दी। पहले लिखो मे प्रिज्यूम में 3-4 चीजें लिखो। मे प्रिज्यूम लिखो सबसे पहले, उसमें लिखो मे प्रिज्यूम में इट इज आल्सो नोन एज प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट। नंबर 2 लिखो इट इज आल्सो नोन एज प्रिजम्प्शियो जूरिस। PRESUMPTIO प्रिजम्प्शियो होमिनिस। HOMINIS प्रिजम्प्शियो होमिनिस। मे प्रिज्यूम को बेटा प्रिजम्प्शियो होमिनिस भी कहते हैं। और जैसे राशि मिश्रा यानी आयुषी मिश्रा ने अभी कुछ देर पहले बताया था कि अंडर मे प्रिज्यूम द कोर्ट हैज डिस्क्रिशन टू raise the presumption or not to raise the presumption. Number 4 लिखो it is a rebuttable presumption of fact। लिख लिया सबने? नंबर नेक्स्ट लिखो सेल प्रिज्यूम में लिखो it is also known as presumption of law। नंबर 2 लिखो इट इज आल्सो नोन एज प्रिजम्प्शियो जूरिस। प्रिजम्प्शियो की स्पेलिंग सेम रहेगी, जूरिस लिख लो, JURIS जूरिस। लिख लिया सबने? रिचा लिख रही हो बेटा? रिचा बहुत बढ़िया। नंबर 3 लिखो
इट इज अ रिबटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ, इट इज अ रिबटेबल, रिबटेबल की स्पेलिंग कौन बताएगा? आयुषी मिश्रा बताओ रिबटेबल की स्पेलिंग। REBUTTABLE। बहुत बढ़िया, रिबटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ, shall presume is the rebuttable presumption of law. बेटा कोर्ट हैज नो डिस्क्रिशन, कोर्ट हैज नो डिस्क्रिशन व्हाटसोएवर। कोर्ट को अगर सेल लिखा हुआ है किसी प्रोविजन में, बेटा लिखा हुआ है कि कोर्ट शैल प्रिज्यूम, तो कोर्ट को प्रिज्यूम करना ही करना पड़ेगा। तो लिखो कोर्ट हैज नो डिस्क्रिशन। नंबर नेक्स्ट लिखो कंक्लूसिव प्रूफ। It is also a presumption of law, but it is irrebuttable presumption of law. It is irrebuttable presumption of law. Court has no discretion whatsoever. Court has no discretion whatsoever. कोर्ट के पास बेटा कोई सा भी डिस्क्रिशन नहीं है। आई बात समझ सबको? आई बात समझ सबको? ये सब चीज सब लोग रट्टा मार लोगे। यहाँ तक कि आपके नोट्स भेज दिए गए हैं, जो नोट्स भेजा गया है कल, उसमें सब यहाँ तक की चीज़ें थी। कल आपको नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाया जाएगा जो कि रिलेवेंसी एंड एडमिसिबिलिटी होगा। उसके नोट्स क्लास के बाद आपको शेयर कर दिए जाएंगे, आप लोग उसको अच्छे से पढ़ना। विश्व सिंह बोलो। आज की क्लास खत्म होती है, जिसको जाना है वो जा सकता है। आज की क्लास खत्म होती है, जिसको जाना है वो जा सकता है, या और जिसको कुछ पूछना है वो रुक सकता है। मैं प्रिज्यूम का थर्ड पॉइंट था प्रिजम्प्शियो होमिनिस। जिसको जाना है वो जा सकता है, जिसको रुकना है वो रुक सकता है। गुड नाइट, बाय बाय।